यात्रा से थोड़ी देर का विराम लेने के लिए एडवेंचरर्स का एक समूह रुकता है। वे ठंडी रात का फायदा उठाकर कुछ गर्म पीते हैं। उसी समय जंगल में एक अजीब हलचल होती है, लेकिन समूह को इसका पता नहीं चलता, सिवाय एक व्यक्ति के, जिसे लगता है कि कुछ गलत है। जमीन के कंपन के साथ उसका कॉफी कप कांपने लगता है। कोई चेतावनी देता है कि एक एनिमी समूह की ओर आ रहा है। एक विशाल सर्पेंट पास आता है। आदेश दिया जाता है, एक्सटर्मिनेशन स्क्वाड के सभी सदस्यों को बैटल के लिए तैयार होना है। यह पहली बार है जब दुनिया में एक लेजेंडरी रैंक मॉन्स्टर प्रकट हुआ है। मॉन्स्टर समूह पर फियर पैदा करने वाली मेंटल एबिलिटी का इस्तेमाल करता है। सभी को एकजुट रखने के लिए लीडर उन्हें शांत रहने और अपनी पोजीशन संभाले रखने को कहता है। एक नया मैसेज दिखाई देता है कि समूह ने फियर को सफलतापूर्वक रेजिस्ट कर लिया है। यह एक्सटर्मिनेशन स्क्वाड सबसे बेहतरीन प्लेयर्स से बनी है और प्रोटैगनिस्ट भी उनमें शामिल है। बफर्स की मदद से हमारा हीरो अपनी एबिलिटीज एक्टिवेट करता है, लेकिन किसी कारण से वह सिर्फ लेवल 1 है। हीरो लड़ने के लिए तैयार है। बिना दोबारा सोचे वह क्रीचर की ओर छलांग लगाता है। टकराव से ऊर्जा का एक विस्फोट होता है। ट्रॉय हनुंग 26 साल का काम से ब्रेक ले रहा है। 3 साल पहले तक वह सिर्फ एक साधारण स्टूडेंट था। उसके पिता को मना रिफ्लक्स सिंड्रोम नाम की एक लाइलाज बीमारी हो गई थी। यह इंटरडिमेंशनल पोर्टल के प्रकट होने के बाद हुआ था। तब से मानवता ने कई नई चुनौतियों का सामना किया है। उनमें सबसे बड़ी चुनौती लोगों का मैजिकल पावर्स अवेकन करना है। यह कई लोगों के लिए ब्लेसिंग जैसा लग सकता है, लेकिन यह एक कर्ज भी लेकर आता है। पोर्टल्स के जरिए मॉन्स्टर्स के झुंड आए जिन्होंने मानवता को तबाह किया और लाइलाज बीमारियां भी सामने आने लगी। लेकिन जिन प्लेयर्स की पावर्स अवेकन हुई वही इन समस्याओं को हल कर पाए। पराजित मॉन्स्टर्स से वैल्यूएबल आइटम्स गिरने लगे। इसके कारण इन प्लेयर्स ने भारी वेल्थ हासिल की। लेकिन प्रोटैगनिस्ट के लिए ये पोर्टल्स सिर्फ बदकिस्मती लेकर आए। उसके पिता को लगी बीमारी एक बेहद रेयर मॉन्स्टर से आई थी और इलाज की लागत बेहद ज्यादा थी। उसकी मां ने 2 जॉब्स करना शुरू कर दी। उसकी बहन को अपनी शादी की सारी सेविंग्स खर्च करनी पड़ी और पार्ट टाइम जॉब भी करनी पड़ी। पैसों की समस्या से बचना नामुमकिन हो गया। प्रोटैगनिस्ट को लगता है कि अगर उसकी पावर्स अवेकन हो गई होती तो यह बोझ कभी नहीं आता। ट्रॉय हनुंग अपने हाथों से बड़े पत्थर तोड़ सकता था और इमारत से भी ऊंची छलांग लगा सकता था। वह हमेशा से प्लेयर बनना चाहता था। ट्रॉय हंसन काम से घर लौटता है और बिस्तर पर ढह जाता है। लोग कहते हैं कि प्लेयर्स इतना पैसा कमाते हैं जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, लेकिन कोई नहीं जानता कि अवेकन कैसे किया जाता है। यह लॉटरी जीतने जैसा है। हीरो को लगता है कि यह उसके लिए नामुमकिन है, फिर भी वह प्लेयर बनना चाहता है। लेकिन अब प्लेयर बनना सपना नहीं, जरूरत है। अगर यह इतना आसान होता तो हर कोई बदल चुका होता। इन विचारों को एक तरफ रखकर वह नहाने का फैसला करता है। अचानक वातावरण बदल जाता है और उसके सामने एक HUD स्क्रीन दिखाई देती है। मैसेज आता है कि वह अवेकन हो चुका है। ट्रॉय कुनसुंग को याद आता है कि उसने किसी के बारे में सुना था जिसे लॉटरी जीतने पर हार्ट अटैक आ गया था। हीरो स्टेटस विंडो को मान देता है, यह उम्मीद करते हुए कि उसके स्टैट पॉइंट्स अच्छे होंगे, लेकिन जो वह देखता है वह अजीब होता है। उसके पॉइंट्स कम से कम 10 होने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये चीजें लक पर निर्भर करती हैं, लेकिन लगता है उसके आगे का रास्ता मुश्किल हो। खुशी के बाद निराशा आती है, क्योंकि सबसे निचले लेवल पर भी सभी एट्रीब्यूट्स का टोटल कम से कम 40 होना चाहिए। चोई कंसुंग अपने सारे पॉइंट्स जोड़ता है और टोटल सिर्फ 18 निकलता है। दूसरे प्लेयर्स का एवरेज 50 होता है, लेकिन किसी कारण से प्रोटैगनिस्ट का टोटल बहुत कम है, सिवाय इसके कि हर लेवल अप पर उसे 5 एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं। एक बेसिक प्लेयर के लेवल तक पहुंचने के लिए भी उसे बहुत सारे लेवल्स ग्राइंड करने होंगे। ऊपर से उसके पास कोई पैसिव या एक्टिव स्किल्स नहीं है। यहाँ तक कि लो लेवल प्लेयर्स भी अच्छे स्किल्स होने पर वैल्यूड होते हैं। गिल्ड्स हमारे हीरो के लिए लड़ते 99% प्लेयर्स शुरुआत में टैंक, वॉरियर या हीलर क्लास चुन सकते हैं, लेकिन एक GVL अलग थी। किम हाना को बचपन से ही हाई लेवल प्लेयर्स का सपोर्ट मिला था, उसकी यूनिक स्किल्स की वजह से। वह कोरिया की इकलौती बफर थी। दूसरी तरफ कई प्लेयर्स शुरुआती लेवल्स भी पार नहीं कर पाते। फिर भी हीरो ने पिछले 19 सालों में किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में नहीं सुना जिसके पास कोई भी स्किल न। ट्रॉय खान जो देख रहा है उसे लेकर क्यूरियस हो जाता है, लेकिन उसे पहले से लगता है कि यह वर्थ इट नहीं होगा। उसके सामने एक लंबी लिस्ट खुलती है। सबसे ऊपर एक रेयर एल्विन स्वॉर्ड है। ध्यान से देखने पर उसी रैंक के और भी वेपन्स हैं। हीरो को यह कमाल का लगता है, लेकिन उनकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। वह सोचता है कि क्या इसे रेगुलर करेंसी में बदला जा सकता है, लेकिन सिस्टम दिखाता है कि उसके पास 2 बिलियन पॉइंट्स हैं। शायद वह इस वैल्यू को गेम के अंदर इस्तेमाल कर सकता है। इसके अलावा उसे लेजेंडरी रैंक वेपन्स भी मिलते हैं। उसे पता भी नहीं था कि ऐसी चीजें एग्जिस्ट करती हैं। जनता ने अब तक सिर्फ हेरोइक लेवल के बारे में ही सुना था।
चोई कुंग एक को एग्जाम्पल के तौर पर सिलेक्ट करता है, लेकिन डीमन किंग्स स्टाफ की कोई इन्फॉर्मेशन उपलब्ध नहीं होती। यह भी लिखा होता है कि यह वेपन नॉर्मल रैंक प्लेयर्स हासिल नहीं कर सकते, किसी कारण से उसके पॉइंट्स इस कैटेगरी में काउंट नहीं होते। इसके अलावा एक लॉक्ड आइटम भी है जो हेरोइक रैंक से एक लेवल ऊपर है। ह्यून लिस्ट के नीचे स्क्रॉल करता है और एलिक्सर पाता है। कहा जाता है कि यह दवा किसी भी बीमारी को ठीक कर सकती है। लगता है सिस्टम प्रोटैगनिस्ट से बिजनेस करवाना चाहता है। आमतौर पर रिच लोग टैंकिंग स्किल्स में ज्यादा रुचि रखते हैं, इसलिए हीरो उन ऑप्शंस को चेक करता है। उसे एक एट्रीब्यूट बूस्टिंग पोशन मिलता है। वह इन आइटम्स में इंटरेस्ट लेने लगता है। शायद इन्हें खरीदकर बाद में रीसेल करना फायदेमंद हो। अगर सही प्लानिंग की जाए तो हीरो बेहद ओवरपावर्ड बन सकता है। आइटम एक छोटा सा लाल पत्थर होता है, लेकिन इसे खाने का ख्याल ही अजीब लगता है। जैसे ही वह आइटम निगलता है, उसकी मसल्स तुरंत कॉन्ट्रैक्ट हो जाती। भले ही यह पावर सिर्फ एक बढ़ाता हो, लेकिन सेंसेशन बहुत इंटेंस होती है। इसके बाद वह एक स्किल बुक खरीदता है जो मना कंजम्पशन को 10% कम करती है। अब समस्या यह होती है कि बुक को स्टोर कहाँ किया जाए। ट्रॉय हंसंग इसे सेल्स टैब में रजिस्टर करने का फैसला करता है, लेकिन सिस्टम हर सोल्ड आइटम पर 20% काट लेता है। उसे यह रिप ऑफ लगता है, लेकिन कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अब उसके प्लान को शुरू करने का समय है। सबसे पहले वह और स्ट्रेंथ बूस्टिंग आइटम्स खरीदता है। कुछ समय बाद उसकी डेस्क स्टैट जेम्स से भर जाती है। बाद में हीरो एसोसिएशन में एक रिसेप्शनिस्ट पूछती है कि वह कैसे मदद कर सकती है। हीरो कहता है कि वह अवेकन होने के कारण रजिस्टर कराने आया है, लेकिन महिला को यह अजीब लगता है। वह पूछती है कि क्या प्रोटैगनिस्ट सच में अवेकन हो पाया है। हनुंग को यह बात अटपटी लगती है। महिला कहती है कि इतनी उम्र में कोई भी अवेकन नहीं हुआ है। हीरो समझ नहीं पाता कि वह क्या कह रही। तभी वह अपना रिफ्लेक्शन देखता है। किसी कारण से उसकी इमेज एक बूढ़े आदमी की होती है। एक सिक्योरिटी गार्ड जमीन पर पड़े उस बूढ़े की मदद करने की कोशिश कर रहा होता है। ट्रॉय हु समझ जाता है कि इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं मिलता। वह फिर अपनी विंडो खोलता है। तभी वह देखता है कि उसके पॉइंट्स कम हो रहे हैं। दरअसल ये उसके लाइफ एक्सपेक्टेंसी पॉइंट्स हैं। हीरो अब घर पर है और जो कुछ हुआ उस पर सोच रहा है। थोड़ा हिसाब लगाने पर उसे एहसास होता है कि उसके पास सिर्फ लगभग 1.5 साल की जिंदगी बची है, इसलिए उसे और पॉइंट्स कमाने का तरीका ढूंढना होगा। उसे अपने सामान बेचने का आइडिया आता है। ट्रॉय अपना निंटेंडो चुनता है। सबसे पहले वह कंसोल को टेस्ट करता है। स्क्रीन उसे फ्लोटिंग इमेज में वीडियो गेम रखने को कहती है। जैसे ही वह कंसोल को उसमें छूता है, वह हवा में गायब हो जाता है। उसी पल निंटेंडो सिस्टम में सेल के लिए दिखाई देने लगता है यह अच्छी तरह काम कर गया। उन स्पेक्स के हिसाब से उसे ऑनलाइन शायद सिर्फ $60 ही मिलते, इसलिए वह अपनी किस्मत आजमाने का फैसला करता है और कहीं ज्यादा प्राइस सेट करता है, यह उम्मीद करते हुए कि कंसोल के अंदर मौजूद 40 गेम्स काफी होंगे। निंटेंडो सफलतापूर्वक रजिस्टर हो जाता है। अब चो हनसंग सोचता है कि क्या उसे और आइटम्स सेल के लिए लिस्ट करने चाहिए। दूसरी तरफ खजानों से भरे एक कमरे में एक लड़की परेशान है, क्योंकि हर दिन शॉप में वही चीजें रजिस्टर होती रहती हैं। उसे लगता है लोगों के बीच और कंपटीशन होना चाहिए। तभी उसी पल स्टोर में एक नया आइटम दिखाई देता है। बिना ज्यादा सोचे वह उसे खरीदने के लिए दौड़ पड़ती है। ट्रॉय हंसंग आखिरकार नॉर्मल हालत में लौट रहा है। इससे न सिर्फ यह साबित होता है कि वे पॉइंट्स उसकी लाइफ से जुड़े थे, बल्कि यह भी कि वह जरूरत पड़ने पर उन्हें रिकवर कर सकता है। मौजूदा मिस्ट्री यह है कि लड़की को समझ नहीं आ रहा कि इन ऑब्जेक्ट्स का क्या करना है। वह उत्सुकता से एक वॉच को देखती है और नोटिस करती है कि उसके नंबर्स अपने आप बदल रहे हैं। उसे समझ नहीं आता कि यह रेयर आइटम क्यों है, लेकिन वह मान जाती है। फिर उसकी नजर एक स्क्रीन पर जाती है जो मोबाइल डेटा मांग रही होती है। साफ है कि उसने कभी सेल फोन इस्तेमाल नहीं किया। काफी कोशिश करने के बाद भी वह इंटरनेट से कनेक्ट नहीं कर पाती। उसे समझ नहीं आता कि यह डिवाइस कैसे काम करता है, लेकिन थोड़ी और छेड़छाड़ करने पर उसे कुछ दिलचस्प मिलता है जिसे मिरर मैजिक कहा जा सकता है। वीडियो फंक्शंस में उसे कुछ मजेदार दिखता है और वह बटन दबाने का फैसला करती है। जो वह देखती है उससे वह हैरान हो जाती है। वीडियो में एक इफेक्ट होता है जो उसके सिर पर टोपी डाल देता है। वह एक पल सोचती है कि जो वह करने वाली है वह करे या नहीं। फिर लड़की एक सेल्फी लेती है और लगता है उसे यह पसंद आती है, क्योंकि वह बार बार और फोटोज लेने लगती है। जो खुश नहीं है वह डीमन वुमन है। वह सारे आइटम्स खरीदना चाहती थी, लेकिन किसी और ने यह मौका उससे छीन लिया। अब समस्या यह है कि यह समझा जाए कि ये चीजें किस काम की हैं। वह क्लू ढूंढने के लिए मैजिक का इस्तेमाल भी करती है, लेकिन कुछ नहीं होता। वीडियो गेम चालू करने के बाद भी उसे उसमें से कोई मैजिक फीलिंग नहीं मिलती, लेकिन बिना ध्यान दिए लड़की घंटों तक खेलती रहती है जब तक उसे गेम ओवर स्क्रीन नहीं दिख जाती। दुर्भाग्य से वह बिल्कुल भी खुश नहीं होती और फिर से हारने पर गुस्से में फट पड़ती है।
शहर में चोई कुंग एक कार के सामने खड़ा होता है, लेकिन वह व्हीकल को सेल के लिए लिस्ट नहीं कर पाता क्योंकि सिर्फ वही आइटम्स बेचे जा सकते हैं जो प्लेयर के हों। वह फ्रस्ट्रेटेड होकर वहां से चला जाता है। रास्ते में हमारा हीरो जमीन पर पड़ी कुछ चीजें देखता है। किसी वजह से प्रोटैगनिस्ट एक टूटे हुए फैन को सेल के लिए लिस्ट कर पाता है। शायद सिर्फ कुछ स्पेसिफिक चीजें ही काम करती हैं और स्टोर में एक समय पर सिर्फ 10 आइटम्स लिस्ट करने की लिमिट भी है। चोई कुंग सेल्स मेन्यू खोलता है, लेकिन अंत में उसके पास शुरू से भी कम पॉइंट्स रह जाते हैं। हालात खराब चल रहे होते हैं और कोई भी उससे कुछ नहीं खरीद रहा। तभी एक नया नोटिस आता है। मैसेज में लिखा होता है कि चोई हंसंग के नाम से कंप्लेंट दर्ज की गई है, जिसमें उसके बेचे हुए प्रोडक्ट्स में प्रॉब्लम्स बताई गई हैं और अगर ऐसा फिर हुआ तो उसे बैन कर दिया जाएगा। यह बात लड़के ने कभी सोची भी नहीं थी। क्रॉय हनुंग को पता ही नहीं था कि ऐसा सिस्टम भी मौजूद है। अब उसकी प्रायोरिटी यह बन जाती है कि वह जितनी जल्दी हो सके अपने प्रोडक्ट्स के प्राइसेस कम करे। तभी एक नोटिफिकेशन आता है कि उसके सारे लिस्टेड आइटम्स बिक चुके हैं। कोई भी न खरीदने का डर तुरंत गायब हो जाता है। इसके बाद हमारा हीरो प्राइसेस और बढ़ाने का फैसला करता है। फिर से कंप्लेंट आ जाती है। मैसेज में बताया जाता है कि 70% आइटम्स डिफेक्टिव माने गए हैं, इसलिए उसका अकाउंट टेम्परेरीली सस्पेंड हो सकता है जब तक मामला सॉल्व न हो जाए। ज्यादातर मैसेजेस उस सेल फोन को लेकर होते हैं जो बिना वजह बंद हो गया था। सामने वाला यह नहीं जानता कि रिचार्ज करने के लिए आइटम्स को प्लग करना पड़ता है। सिगरेट्स, बियर और रोजमर्रा की दूसरी चीजों को लेकर भी मैसेजेस आते रहते हैं, जिन्हें इस्तेमाल करना सामने वाले को समझ नहीं आ रहा होता और वे प्रोटैगनिस्ट को थ्रेटन करने लगते हैं कि अगर उसने रिप्लेस नहीं किया तो अंजाम बुरा होगा। लेकिन शॉर्टी कमिंस के पास रिप्लाई करने का भी समय नहीं होता क्योंकि उससे पहले ही और धमकी भरे मैसेजेस आ जाते हैं। नतीजा यह होता है कि उसके स्टोर प्रिविलेजेस 3 डेज के लिए सस्पेंड कर दिए जाते हैं। अगर प्रोटैगनिस्ट इन कंप्लेंट्स को फिक्स नहीं करता तो वह 3 मंथ्स तक इनएक्टिव हो जाएगा। हमारा हीरो सबसे पहले चार्जर के साथ एक नया सेल फोन भेजने के बारे में सोचता है। यह भी सोचता है कि हो सकता है उसके कस्टमर्स अर्थ से न हो, इसलिए उन्हें चीजों का इस्तेमाल नहीं आता। ट्रॉय हंसंग यहां तक सोचने लगता है कि शायद वे एलियंस हों, शायद और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बेचना अच्छा आइडिया होगा। इसके बाद हमारा हीरो एक ऑनलाइन स्टोर पर जाता है। आइटम्स के प्राइसेस बहुत सस्ते होते हैं, लेकिन लगता है चोई हंसे के पास इनफ पैसे नहीं हैं। जेब देखने पर उसके पास बस कुछ ही कॉइन्स होते हैं। लड़का ऑक्शंस खत्म होने के कारण अपनी स्किल बुक बेचने तक का सोचता है। तभी प्रोटैगनिस्ट को एक आइडिया आता है। वह अपने फोन पर टैप करता है और टाइम बीतने लगता है। कंस्ट्रक्शन साइट पर वर्कर्स जो देख रहे होते हैं उस पर उन्हें यकीन नहीं होता। ट्रॉय कुमसुंग बिना किसी मुश्किल के अकेले ही 3 सीमेंट के बैग्स उठा रहा होता है। उसे तारीफ भी मिलती है। एक वर्कर पूछता है कि प्रोटैगनिस्ट पहले कहाँ काम करता था। हमारा हीरो ऑकवर्ड तरीके से जवाब देता है कि वह बस आतन ऐसा कर लेता है। 3 डेज बीत जाते हैं। सस्पेंशन खत्म होने में सिर्फ 9 सेकंड्स बचे होते हैं। केवाय हंसे मुश्किल से इंतजार कर पाता है। आखिरकार रिस्ट्रिक्शन हट जाती है। नए आइटम्स लिस्ट करने का समय आ जाता है, लेकिन ठीक उसी पल एक नई कंप्लेंट रजिस्टर हो जाती है। लड़का साफ तौर पर नर्वस हो जाता है। कंप्लेंट पढ़ने से पहले ही एक और मैसेज आ जाता है। 20 आइटम्स में से हर एक पर कंप्लेंट दर्ज होती है, यानी वह फिर से 3 डेज के लिए सस्पेंड हो जाता है। दूसरे शब्दों में हर प्रोडक्ट के लिए किसी न किसी ने कंप्लेंट की होती है। एक मैसेज किसी ऐसे व्यक्ति का होता है जो वीडियो गेम के खराब हो जाने की शिकायत कर रहा होता है और इतना गुस्से में होता है कि हमारे हीरो को ढूंढ निकालने की धमकी देता है। उसी व्यक्ति के और मैसेजेस एक के बाद एक आने लगते हैं, जिनमें नए आइटम्स लिस्ट करने या टूटे हुए रिप्लेस करने की मांग होती है। लेकिन क्रॉय कुनसुंग के पास रिएक्शन देने तक का समय नहीं होता और वह फिर से 3 डेज के लिए सस्पेंड हो जाता है। अगर उसने जल्दी कुछ नहीं किया तो सस्पेंशन 3 मंथ्स में बदल जाएगा। वह ठान लेता है कि ऐसा होने नहीं देगा। कंस्ट्रक्शन साइट पर लोग अब भी यकीन नहीं कर पा रहे होते कि एक जवान लड़का इतना स्ट्रांग कैसे हो सकता है। 3 डेज बाद पेमेंट हाथ में लिए और कुछ बॉक्सेस अच्छे से पैक किए हुए हमारा हीरो सोचता है कि उसके साथ ऐसा करने वाला व्यक्ति जरूर एक आउट ऑफ कंट्रोल बायर है। फिर वह बैटरीज की एक जोड़ी लिस्ट करने की योजना बनाता है। उसका अकाउंट आखिरकार अनलॉक हो जाता है। वह तुरंत आइटम सेल के लिए डालता है और वह पल भर में बिक जाता है। सबसे पहले एक नोटिस आता है कि 14 कंप्लेंट्स रिजॉल्व हो गई हैं। थोड़ी ही देर में 4 और भी हट जाती हैं। उसके पॉइंट्स तेजी से बढ़ने लगते हैं।
ट्रॉय हनुंग अपनी सक्सेस का जश्न मनाता है। अब जब सब कुछ सही हो गया है तो वह और फोन्स या कंसोल्स लिस्ट करने के बारे में सोचने लगता है, लेकिन उससे पहले एक और काम है। शायद अब प्लेयर के रूप में रजिस्टर करने का समय आ गया है। रजिस्ट्रेशन कार्ड पाने के लिए किसी व्यक्ति को ट्रेनिंग स्कूल में 3 वीक का कोर्स पूरा करना होता है। अगर वह फेल हो जाए तो फिर से कोशिश कर सकता है, लेकिन अगर दोबारा भी फेल हुआ तो रजिस्ट्रेशन का हक खो देता है। सिर्फ अवेकेंड होने से कोई अपने आप डंजन हंटिंग प्लेयर नहीं बन जाता। ट्रॉय कून बिना किसी प्रॉब्लम के टेस्ट पास कर लेता है और आसानी से पूरा करने पर उसकी तारीफ होती है, लेकिन एक प्लेयर को लगता है कि हीरो को ग्रेजुएट करने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि उसके पास कोई स्किल नहीं है। एक लड़की को यह बात क्रूअल लगती है, लेकिन वह लड़का बिल्कुल परवाह नहीं करता। टॉय हुनम पहले से जानता था कि ऐसी बातें होंगी। 3 हफ्तों बाद हमारा हीरो स्कूल छोड़ रहा होता है। उसकी क्लास का एक ग्रुप उसे सेलिब्रेट करने के लिए इनवाइट करता है। उनमें से एक लड़का यह भी सुझाव देता है कि सब मिलकर बाहर जाकर ड्रिंकिंग करें, लेकिन प्रोटैगनिस्ट कहता है कि उसे पर्सनल रीजन से घर जाना है। ग्रुप थोड़ा डिसअपॉइंटेड लगता है, लेकिन चोई हंसे को फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वैसे भी वे लोग शायद फिर कभी नहीं मिलेंगे। रिसेप्शनिस्ट अनाउंस करती है कि उसका कार्ड इशू हो चुका है। हमारा हीरो खुद से बहुत खुश होता है। आखिरकार उसके पास हीरो लाइसेंस आ जाता है। अब वह अपनी स्किल बुक बेच सकता है और हंटिंग से जो पैसा कमाएगा उससे जल्दी ही अपने पिता का इलाज कर पाएगा। इक्विपमेंट रेंटल शॉप में शूहा से एक बड़ा परचेस करता है और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करता है। क्लर्क सिर्फ यह वार्न करता है कि अगर रिटर्न पीरियड क्रॉस हुआ तो पेनल्टी लगेगी और इसके अलावा वह हमारे हीरो को गुड लक कहता है। दुर्भाग्य से इस दुनिया में हर चीज बहुत महंगी है। बेसिक इक्विपमेंट तक रेंट करना काफी एक्सपेंसिव निकलता है और इनके बिना गिल्ड उसे डंजन के पास भी नहीं जाने देगी। ऊपर से हर मिशन का एंट्री फी भी होता है। एक प्लाजा में कुछ ग्रुप्स अनाउंस कर रहे होते हैं कि वे पार्टी के लिए मेंबर्स ढूंढ रहे हैं। उनमें से एक ग्रुप डंजन फी देने और सेफ्टी इंश्योर करने का वादा करता है। टैंक्स और हीलर्स की डिमांड बहुत ज्यादा है, जो लो लेवल डंजन होने पर भी समझ में आता है क्योंकि मॉन्स्टर तो मॉन्स्टर ही होता है। स्टेटस विंडो में साफ दिखता है कि हमारे हीरो के एट्रीब्यूट्स काफी इंप्रूव हो चुके हैं और उसकी यूनिक स्किल आइटम बाइंग एंड सेलिंग है। इन स्टैट्स के साथ वह किसी भी ग्रुप को ज्वाइन कर सकता है, लेकिन यही उसका गोल नहीं है। उसकी प्लान यह है कि वह अकेले रैबिट्स हंट करे और यह दिखाए कि स्पेशल एबिलिटी उसने खुद अर्न की है, जबकि असल में वह खरीदी हुई है। ट्रॉय कुनसुंग एक पोर्टल की तरफ जाता है। स्टाफ में से एक मेंबर पूछता है कि क्या वह सच में अकेले अंदर जा रहा है और वह कंफर्म करता है। इसके बाद उसका पैसेज अप्रूव कर दिया जाता है। प्रोटैगनिस्ट जानता है कि वह आदमी शायद उसे जज कर रहा है क्योंकि एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स भी बिना ग्रुप डंजन में नहीं जाते। सच्चाई यह है कि यह मिड गेम है और डेंजरस भी है। बैटल में लोग अपनी जान तक गंवा सकते हैं। गार्ड्स में से एक भी सवाल करता है कि कोई इतना साहस कैसे कर सकता है। वह आदमी कहता है कि एरोगेंट लोगों को हार्ड वे से सीखना पड़ता है। चोई हंसे आखिरकार पोर्टल के अंदर कदम रखता है। अब वह ऑफिशियली डंजन के अंदर है। एनवायरनमेंट एक डार्क केव जैसा है जो सिर्फ टॉर्चेस से रोशन है। शुरुआत में ही हमारा हीरो किसी को स्पॉट करता है। एक ग्रुप हॉर्न रैबिट से फाइट कर रहा होता है। प्रोटैगनिस्ट ने इतनी बड़ी क्रीचर की उम्मीद नहीं की थी। शुरुआत में ट्रॉय हंस से सिर्फ ऑब्जर्व करने का फैसला करता है। ग्रुप लीडर प्रोवोकेशन का कॉल देता है। क्रीचर शील्ड पकड़े हीरो पर चार्ज करता है। कुछ पल के लिए लगता है कि वह उसे रोक लेगा, लेकिन उसकी डिफेंस उड़ जाती है। कोई पूरे ग्रुप को अटैक करने के लिए चिल्लाता है। 3 महीने का कोर्स करने के बावजूद ये सभी लोग कुछ समय पहले तक नॉर्मल लोग ही थे। इसी वजह से ऐसे लोगों के लिए मॉन्स्टर हंट करना लगभग इम्पॉसिबल होता है। हील मिलने के बाद टैंक फिर से खड़ा हो जाता है। रैबिट के चेहरे पर डायरेक्ट हिट लगता है। उसी पल ग्रुप ओपनिंग का फायदा उठाने की कोशिश करता है। शाय खान को एहसास होता है कि उसने लो लेवल समझकर डंजन को अंडर एस्टिमेट कर लिया था। एक वॉरियर लकी स्ट्राइक की कोशिश करता है। रैबिट खुद को डिफेंड करने की कोशिश करता है, लेकिन बेकार जाती है। किस्मत से स्वॉर्ड सही जगह लग जाती है। आखिरकार मॉन्स्टर गिर जाता है और डिफीट हो जाता है। चुंग नोट करता है कि इस फाइट में 8 मिनट्स लगे, जबकि दूसरे ग्रुप्स को कम से कम 3 मिनट्स लगते हैं। इस दौरान गार्ड्स किसी भी चीज पर ध्यान नहीं देते। उनके बैजेस बताते हैं कि वे सिक्योरिटी ऑफिसर्स हैं। साफ है कि वे सिर्फ तब इंटरवीन करते हैं जब कोई लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन हो। इसका मतलब उसे गार्ड्स की चिंता नहीं करनी है। उसके एट्रीब्यूट्स सोलो खेलने के लिए काफी हैं। ट्रॉय हनुंग स्टेल्थ मोड एक्टिवेट करता है। उसका बॉडी लगभग अंधेरे में गायब हो जाता है। एक ग्रुप कुछ दूसरे प्लेयर्स को कंग्रेचुलेट करता है। वे गिल्ड नंबर 1 सू के असिस्टेंट और हीलर होते हैं।
हीलर उसे एंकरेज करते हुए कहती है कि वे जरूर वही ढूंढ लेंगे जो चाहते हैं। असिस्टेंट सपोर्ट से कंफर्टेड होकर स्माइल करती है। बाकी असिस्टेंट्स कहते हैं कि अगर उन्हें कुछ भी स्पॉट हुआ तो वे तुरंत रिपोर्ट करेंगे। लड़की बस पोलाइटनेस में थैंक्स कहती है। वे कहते हैं कि उसके स्किल्स जो वह ढूंढ रही है उसे कैप्चर करने के लिए काफी हैं, लेकिन असिस्टेंट पूरी तरह अग्री नहीं लगती। दोनों एक साथ अपोलोजाइज करती हैं। लगता है वे इसलिए वरीड हैं क्योंकि वे 15 डेज से हंट कर रही हैं। असिस्टेंट का गोल 4th क्लास में एडवांस करना है, लेकिन इसके लिए उसे हॉर्न रैबिट का बॉस ढूंढना होगा। भले ही वह वीक मॉन्स्टर हो, लेकिन वह बहुत अच्छी तरह छुपा रहता है। फिर भी वह प्रॉमिस करती है कि जैसे ही वह दिखेगा वह उसे इंस्टेंटली खत्म कर देगी। दोनों शैडो क्लोक्स एक्टिवेट करती हैं और डंजन के अंदर और गहराई में बढ़ जाती हैं। जून पूछती है कि क्या उसकी पार्टनर ने रूमर्स सुने हैं। वह बताती है कि टीम 3 का लीडर और टीम 2 का सपोर्ट सप्लाई वेयरहाउस में है, लेकिन गॉसिप आगे बढ़ाने से पहले ही दोनों अंधेरे में कुछ स्पॉट करती हैं। कोई शैडोज के बीच चल रहा होता है। एनी कहती है कि वह प्रिटेंड करने वाली थी कि उसने कुछ नहीं देखा, लेकिन अब उसे भी दिख रहा है। टिसून सोचती है कि क्या लड़का अकेला आया है या अपने ग्रुप से अलग हो गया है। असिस्टेंट एडवेंचरर को ध्यान से देखती है। वह मान लेती है कि दूसरा ऑप्शन नहीं है क्योंकि उसके शरीर पर एक भी स्क्रैच नहीं है। इसलिए मिस्ट्री बनी रहती है कि वह अकेला क्यों है। एनी एक और ज्यादा सरप्राइजिंग चीज नोटिस करती है। लड़का रेंटल इक्विपमेंट पहने हुए है। वह बस एक रुकी है जो अकेले घूम रहा है। दोनों मान लेती हैं कि वह बेवकूफ है। ऐसे मॉन्स्टर को अकेले हंट करने के लिए कम से कम लेवल 35 होना चाहिए, लेकिन अगले ही पल वे अपनी बात निगल लेती हैं। एक ही ब्लो में चो यहाँ से रैबिट को गिरा देता है। हमारा हीरो कांप रहा होता है। उसे यह फीलिंग पसंद नहीं आती, लेकिन यह उसके फैमिली के लिए जरूरी है और यह पहला नहीं था। वह पहले भी कई हंट कर चुका है, लेकिन अभी तक कोई आइटम ड्रॉप नहीं हुआ। प्रोटैगनिस्ट फिर से स्टेल्थ मोड एक्टिवेट करता है और पीछे से एक और रैबिट पर स्ट्राइक करता है, लेकिन फिर भी उसे यह फीलिंग अच्छी नहीं लगती। लड़कियां कंफ्यूज्ड हो जाती हैं। जून नोटिस करती है कि उसकी पार्टनर टेंस है। अन्ना गहरी सोच में चली जाती है। उसे 20 लेवल रूल याद आता है। जब कोई मॉन्स्टर अपने लेवल के पास होता है तो नॉर्मल एक्सपीरियंस और आइटम्स मिलते हैं, लेकिन अगर क्रीचर 20 लेवल्स नीचे हो तो कुछ भी नहीं मिलता, यानी एक भी आइटम न मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इसी वजह से एनी को लगता है कि यह लड़के का यहाँ पहला टाइम है। जून पूछती है कि क्या वह उसे जानती है, लेकिन वह भी नहीं जानती कि वह कौन है। फिर भी फिलहाल वह बस उसे थोड़ा और वॉच करना चाहती है क्योंकि उसके पास करने को और कुछ नहीं है। ट्रॉय हनुंग सडन एम्बुश एक्टिवेट करता है और लगता है इस बार लड़का लकी हो जाता है। आखिरकार एक जेम ड्रॉप होता है। यह 5वां जेम होता है जो उसे मिला है, लेकिन प्रोटैगनिस्ट ने कभी नहीं सोचा था कि लेवलिंग अप इतना हार्ड होगा। इतने मॉन्स्टर्स हराने के बाद उसे लगा था कि वह लेवल अप कर चुका होगा। अगर वीडियो गेम्स की तरह एक्सपीरियंस बार होती तो आसान होता। हमारा हीरो उम्मीद करता है कि शायद एक और आर काफी होगा, लेकिन 5 आवर्स बाद भी वह उसी लेवल पर रहता है। कुछ तो गलत है। नॉर्मली एक व्यक्ति को लेवल अप होने में ज्यादा से ज्यादा 2 डेज लगते हैं। सच में हमारे हीरो को एहसास होता है कि कुछ सही नहीं है। जून कहती है कि एटमॉस्फेयर भारी लग रहा है। ट्रॉय कुनान बहुत डिसअपॉइंटेड होता है। पिछले 10 डेज में उसने 100 मिलियन से ज्यादा पॉइंट्स कमाए थे, लेकिन पूरे एक दिन की हंटिंग के बाद उसे सिर्फ 100 पॉइंट्स मिले। इसके बावजूद वह ऑप्टिमिस्टिक रहने की कोशिश करता है। एक रैबिट पीछे से उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन हमारा हीरो एक ही स्ट्राइक में उसे खत्म कर देता है। क्रॉय यहाँ से खड़ा होता है और नेक्स्ट राउंड के लिए रेडी हो जाता है। रैबिट्स का एक ग्रुप उसकी तरफ आता है। हमारा हीरो अगले अटैक के लिए खुद को तैयार करता है और एक ही स्ट्राइक में वह सारे मॉन्स्टर्स को एक साथ काट देता है। हमारा हीरो पहले से ही थका हुआ लग रहा है। तभी एक रैबिट उस पर कूदता है। एक सिंपल मूव में वह मॉन्स्टर को काटकर गिरा देता है। इसके बाद प्रोटैगनिस्ट को एक नया मैसेज मिलता है। 100 रैबिट्स को अकेले हराने पर उसे रैबिट हंटर का टाइटल मिल जाता है। चोई थोड़ी देर रुककर इस चेंज को एनालाइज करता है। जो टाइटल उसे मिला है वह अब उसके स्टेटस विंडो में दिखाई देता है। इसकी वजह से उसे 2 यूनिक एट्रीब्यूट्स मिलते हैं, वाइटैलिटी में इंक्रीज और रेयर रैंक तक रैंक अप होने का चांस। यह टाइटल कॉमन है और थ्योरी में कोई भी इसे अर्न कर सकता है, लेकिन आमतौर पर लोग इससे पहले ही लेवल अप कर जाते हैं, इसलिए लगभग किसी को यह टाइटल नहीं मिलता। रेयर तक रैंक अप होना बिल्कुल भी बुरा नहीं है। एनी काफी मजा ले रही होती है। वह खुश है कि उसे एक बड़ा फिश मिल गया।
असिस्टेंट ने अपनी आंखों से देखा कि उसने एक ही अटैक में रैबिट की थ्रोट काट दी। यह लक भी हो सकता था, लेकिन उसने उसे कई बार ऐसा करते देखा। जब वह सराउंडेड हुआ तब भी लड़के ने एक ही ब्लो में मॉन्स्टर्स को हरा दिया। वह सच में हमारे हीरो को रिक्रूट करना चाहती है। प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि क्या उसे डंजन के अंदर और गहराई में जाना चाहिए, लेकिन तभी चोई हनसंग दो लोगों को उसे बुलाते हुए सुनता है। हमारा हीरो दो प्लेयर्स को देखता है जो कस्टम आउटफिट्स और हाई ग्रेड आर्मो पहने होते हैं। जून कहती है कि हीरो को टेंस होने की जरूरत नहीं है क्योंकि वे सिक्योरिटी ऑफिसर्स हैं। उसे उन पर भरोसा नहीं होता क्योंकि उसने न कोई बैज देखा था और न ही उनकी प्रेजेंस फील की। जून एक्सप्लेन करती है कि उन्हें पोर्टल के अंदर प्रोटेक्ट करने का मिशन दिया गया था और वे बाहर जा रहे थे, और क्योंकि दोनों स्टेल्थ स्किल्स यूज कर रहे थे इसलिए उसने उन्हें सेंस नहीं किया। लेकिन हीरो ने तो उनकी सांस तक नहीं सुनी थी। अप्रोच करना तो दूर की बात है। लड़की कहती है कि वह इसलिए आई क्योंकि उसे लगा कि उसकी स्किल्स रैबिट्स हंट करने में वेस्ट हो रही हैं, लेकिन क्योंकि वह लेवल 1 है, प्रोटैगनिस्ट को डर लगता है कि कहीं पकड़ा न जाए। ट्रॉय हंसुंग पूछता है कि क्या उसे उन्हें कुछ दिखाना पड़ेगा। असिस्टेंट कहती है नहीं, वह बस क्यूरियस है क्योंकि वे स्यू गिल्ड से हैं। प्रोटैगनिस्ट यह नाम पहचान लेता है क्योंकि यह कोरिया की सबसे बड़ी गिल्ड्स में से एक है। वह कहती है कि वह उसे गिल्ड में एंटर कराने में मदद करेगी और उसे बस अपना स्टेटस विंडो दिखाना होगा। हमारा हीरो मुश्किल में पड़ जाता है क्योंकि उस पर लेवल अप न होने की पेनल्टी लगी हुई है। कि हंसे को लगता है कि उसके जैसे स्टैट्स वाले प्लेयर को सस्पिशियस माना जाएगा और चाहे वह कितना भी हंट करे उसका लेवल नहीं बढ़ेगा। हमारा हीरो कहता है कि उसका गिल्ड ज्वाइन करने का कोई इंटेंशन नहीं है और वह उसकी तरफ पीट करके चला जाता है। एनी उसे रोकने की कोशिश करती है। प्रोटैगनिस्ट उसकी रिएक्शन से थोड़ा स्टार्टल्ड हो जाता है। लड़की क्यूरियोसिटी से पूछती है कि क्या उसे शिवा गिल्ड के बारे में पता नहीं है। वह कहता है कि उसे पता है। फिर वह पूछती है कि फिर भी वह ज्वाइन करने से मना क्यों कर रहा है। प्रोटैगनिस्ट एक्सप्लेन करता है कि उसे किसी से बंध कर रहना पसंद नहीं है और अभी उसे गिल्ड की जरूरत नहीं है। वह यह भी पूछती है कि क्या वह पहले से किसी टीम में है, लेकिन वह बार बार मना करता है और कहता है कि वह अकेले रहना पसंद करता है। आखिरकार दोनों लड़कियां उसके आंसर से कन्विंस हो जाती हैं। हंसुंग उन्हें गुड बाय कहता है। फिर भी एनी उसे अपना कार्ड देती है ताकि वह माइंड चेंज करे तो कांटेक्ट कर सके। वह कार्ड ले लेता है और जाने का फैसला करता है, लेकिन जाने से पहले वह पूछती है कि क्या वे डंजन से साथ निकल सकते हैं क्योंकि इससे सबके लिए आसान होगा। लेकिन फिर से वह किसी भी कांटेक्ट से मना कर देता है। एनी को उसका बिहेवियर बहुत रूड लगता है। उसकी फ्रेंड कहती है कि अभी वह ऐसा बिहेव कर रहा है, लेकिन एक दिन उसे इसका रिग्रेट होगा। इससे पहले कुछ और हो, दोनों लड़कियां डंजन छोड़ने का फैसला करती। सर्फिस पर लौटकर प्रोटैगनिस्ट कहता है कि उसे और कॉशियस रहना चाहिए, लेकिन तभी उसका ध्यान किसी चीज पर जाता है। वे अभी तक डंजन से निकले नहीं हैं। ट्रॉय हंसंग टैक्सी स्टैंड की तरफ जाता है। गाड़ी के अंदर ड्राइवर पूछता है कि कहाँ जाना है। हमारा हीरो बस कहता है ड्राइव करो। ट्रॉय हंसंग फोन पर राउट चेक करता है और ड्राइवर से ब्लड फॉक्स डंजन ले चलने को कहता है। टैक्सी ड्राइवर उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है और कहता है कि वह इतने प्लेयर्स को ले जाता है कि उसे सारे राउट्स याद हैं, लेकिन हीरो उसकी बातों को इग्नोर कर देता है। उसके दिमाग में बस यही चलता रहता है कि नए डंजन में भी उसका स्टेटस शायद वही रहेगा। इस नए एरिया में भी सब कुछ काफी सिमिलर होता है। पार्टीज के लिए मेंबर्स ढूंढती भीड़, एटमॉस्फेयर बिल्कुल वैसा ही। पहले की तरह वह गेट की तरफ जाता है। क्लियरेंस के समय अटेंडेंट पूछता है कि उसकी पार्टी कहाँ है और चोई हन से फिर से कहता है कि वह अकेला है, और इसी तरह वह डंजन के अंदर एंटर करता है। अंदर एक फैंगटूथ फॉक्स होता है। प्लेयर्स का एक ग्रुप क्रीचर को सराउंड किए रहता है। ट्रॉय खानुंग बस ऑब्जर्व करता है। वह एक और चीज नोटिस करता है जो पिछले डंजन जैसी ही है। गार्ड्स को किसी चीज से कोई मतलब नहीं होता। हमारा हीरो इसका फायदा उठाता है और स्टेल्थ एक्टिवेट करता है। इसके साथ वह लोअर फ्लोर तक पहुंच जाता है। प्रोटैगनिस्ट अपनी स्वॉर्ड निकालता है और फाइट के लिए रेडी हो जाता है। उसे भरोसा है कि इस बार सब ठीक होगा। ह्यूमंस क्रीचर पर चार्ज करते हैं। हमारा हीरो देखता है कि उनमें से एक 180 पॉइंट्स देता है। वह जल्दी फाइट खत्म करने के लिए स्वॉर्ड स्विंग करता है। एक ही मूव में फॉक्सेस लाइफलेस हो जाते हैं। हमारा हीरो नोटिस करता है कि और फॉक्सेस आ रहे हैं। धीरे धीरे वह सराउंड होने लगता है। वह सोचता है कि क्या अब उसे फाइट सीरियसली लेनी पड़ेगी। 2 घंटे बाद उसे एहसास होता है कि काउंट 299 पहुंच चुका है।
13 फॉक्सेस हराने के बाद चोई हू को फिर से पिछले जैसा एक नया टाइटल मिलता है। इस बार हीरो पहले से ही इसकी उम्मीद कर रहा था। वह स्टेटस विंडो खोलता है। आखिर में उसका लेवल वही रहता है, लेकिन स्ट्रेंथ में +1 इंक्रीज होता है। लगता है हर टाइटल कुछ अलग देता है। इस समय हमारा हीरो फॉक्सेस के बड़े ग्रुप से घिरा होता है। किहानुंग अपने एक्सपेरिमेंट का सेकंड पार्ट शुरू करने के लिए रेडी हो जाता है। 7 आवर्स की फाइट के बाद हीरो विंडो खोलता है। उसने रेयर टाइटल अर्न किया होता है और उसे ब्लड फॉक्स प्रेडेटर नाम मिलता है। इस बार हीरो खुश होता है क्योंकि उसका रैंक इंक्रीज हुआ है। स्ट्रेंथ में फिर से +1 मिलता है और उसे पता चलता है कि रेयर के ऊपर हेरोइक रैंक होता है। तो यानुंग थोड़ा रेस्ट करता है, लेकिन अगले दिन वापस आने का प्लान बनाता है। वह जेम्स को बैग में स्टोर करके निकलता है, लेकिन रास्ते में उसे एक स्किल बुक मिलती है। यह स्किल बॉडी को हार्डन करती है, लेकिन वार्निंग आती है कि वह यह स्किल पहले से जानता है, इसलिए बुक खरीदी नहीं जा सकती। प्रोटैगनिस्ट डिसअपॉइंटेड हो जाता है। फिर वह यूजुअल की तरह एब्सर्ड प्राइस पर उसे सेल के लिए लिस्ट कर देता है और एक दूसरी बुक खरीद लेता है। आखिरकार हीरो सरफेस पर लौट आता है। डंजियन रिसेप्शनिस्ट उससे कहता है कि जो भी आइटम्स मिले हैं बास्केट में रखे। हीरो स्किल बुक और बैग रख देता है। इसके बाद मैन उसे इंस्पेक्ट करता है और मैजिक स्टोन्स की संख्या देखकर शॉक हो जाता है। रेयर स्किल बुक देखकर वह और भी इम्प्रेस्ड हो जाता है। हीरो पूछता है कि क्या कोई प्रॉब्लम है। बेस पर मैजिक स्टोन्स स्कैन किए जाते हैं। टोटल वैल्यू 39,000 री के बराबर निकलती है और बुक्स बिकने के बाद कंपनी उससे कांटेक्ट करेगी। सैटिस्फाइड होकर प्रोटैगनिस्ट निकल जाता है। इस पेस पर वह एस्टिमेट करता है कि वह कम से कम रोज 1 मिलियन कमा सकता है। प्लेयर होना सच में अच्छा है। अगले दिन प्रोटैगनिस्ट खाने के लिए ब्रेक लेता है। वह सोचता है कि क्या डंजियन के पास रूम रेंट करना बेहतर होगा क्योंकि उसका घर बहुत दूर है। सबसे जरूरी बात यह है कि आज वह अपना टाइटल लेवल अप करेगा। केव के अंदर एक और फॉक्स उसी तरह मारा जाता है, बिना किसी डिफिकल्टी के। हीरो क्रीचर को हरा देता है। इसके साथ ही 5000 फॉक्सेस को अकेले हराने पर वह हेरोइक अचीवमेंट अनलॉक कर लेता है। एक नया मैसेज आता है कि वह पहला इंसान है जिसने हेरोइक रैंक टाइटल अर्न किया है। प्रोटैगनिस्ट को उम्मीद नहीं थी कि वह पहला होगा, भले ही उसे लगे कि उसने चीट किया है, लेकिन किसी तरह यह भी एक अच्छी बात ही है। स्टेटस विंडो में यह दिखता है कि उसके पॉइंट्स सीधे बढ़कर कुल 100 हो जाते हैं और सभी एट्रीब्यूट्स कम से कम +20 से बढ़ जाते हैं। ट्रॉय कुनान एक नई बात भी डिस्कवर करता है कि किसी टाइटल को लेजेंडरी तक रैंक अप करना पॉसिबल है। हमारा हीरो सोचता है कि क्या यह कोशिश करने लायक है, लेकिन आज नहीं क्योंकि अभी वह थका हुआ है और कल वापस आने का वादा करता है। 10 दिन बाद हमारा हीरो एक होटल किराए पर ले चुका होता है और थोड़ा खाना भी खा रहा होता है। डंजियन के अंदर वह फॉक्सेस के एक और ग्रुप को हरा देता है। इसके साथ एक नया अचीवमेंट अनलॉक हो जाता है। आखिरकार लेजेंडरी रैंक हासिल हो जाता है। ट्रॉय कुमसुम थकावट से गिर पड़ता है। स्क्रीन पर एक और बड़ा लीप दिखाई देता है। हर एट्रीब्यूट 40 पॉइंट्स से बढ़ जाता है। हमारा हीरो अपनी हंसी मुश्किल से रोक पाता है। वह खुद से बहुत संतुष्ट है, लेकिन सिर्फ कंफर्म करने के लिए देखता है कि यही टाइटल की मैक्सिमम लिमिट है। दुर्भाग्य से क्योंकि प्रोटैगनिस्ट और भी ज्यादा चाहता था, खान ज्यादा चिंता किए बिना निकलने की तैयारी करता है क्योंकि और भी जगह हैं जहां वह यही काम कर सकता है। रैबिट डंजन में वापस चिहानुंग मॉन्स्टर्स के एक ग्रुप से लड़ रहा होता है। उनमें से एक पीछे से उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन हमारा हीरो अपनी तलवार के हिल्ट से उसे धक्का देता है और इतना ही उसे दीवार से टकराने के लिए काफी होता है। लगता है प्रोटैगनिस्ट उस लेवल पर पहुंच चुका है जहां वह इन क्रीचर्स को अपने नंगे हाथों से भी हरा सकता है, लेकिन आज के लिए इतना काफी है। होटल में शाय कंसो को एक मैसेज मिलता है कि जो आइटम्स उसने लिस्ट किए थे वे बिक चुके हैं, लेकिन पेमेंट उसे खुद जाकर लेनी होगी। प्रोटैगनिस्ट ऑक्शन हाउस जाने का फैसला करता है। रिसेप्शनिस्ट हमारे हीरो से कहता है कि साइन करने से पहले सभी डॉक्यूमेंटेशन चेक कर ले। तभी उसे यह चौंकाने वाली बात पता चलती है कि ऑक्शन हाउस हर आइटम पर 42% फी लेता है। हमारा हीरो खुद भी इस पर यकीन नहीं कर पाता, इसलिए वह उनके थ्रू अपनी बुक्स बेचना बंद करने का फैसला करता है। हमारा हीरो जानता है कि उसे स्मार्ट तरीके से हंट करना होगा क्योंकि वह सिर्फ मैजिक स्टोन्स से ही 10 मिलियन कमा चुका है और यह अमाउंट 1 बिलियन तक बढ़ाना भी इम्पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि उसकी ऑनलाइन सेल्स अच्छी चल रही है। अगर वह इसी पेस पर चलता रहा तो वह अपनी एलिक्सर उम्मीद से जल्दी खरीद पाएगा। सड़क पर चलते हुए चोई हंसा अपनी अपीयरेंस पर ध्यान देता है। उसके पिता के कोलैप्स होने के बाद से उसने एक भी नया कपड़ा नहीं खरीदा था। प्रोटैगनिस्ट और उसका परिवार इसे अफोर्ड नहीं कर सकते थे, लेकिन आज यह बदलने वाला है। एक फैक्ट्री में एक ग्रुप पार्ट्स असेंबल करने का काम कर रहा होता है। शाम 7 बजे शिफ्ट खत्म होती है,
लीडर सभी को उनकी मेहनत के लिए धन्यवाद देता है। कुछ वर्कर्स एक महिला को गुड बाय कहते हैं जो अकेले निकल जाती है। चोहू अपनी माँ को आवाज देता है। वह अपने बेटे को देखकर बहुत खुश होती है। जब वह उसे गले लगाता है तो हीरो को एहसास होता है कि वह कितनी दुबली हो गई है। उसकी माँ आने का कारण पूछती है। वह कहता है कि वह बस उसे देखने आया है। यह सुनकर वह खुश हो जाती है। हर माँ की तरह वह पूछती है कि क्या उसके बेटे ने डिनर किया है, लेकिन वह कहता है नहीं क्योंकि वह उसके साथ खाना चाहता है। लेकिन वह कहती है कि वह नहीं कर सकती क्योंकि उसे रेस्टोरेंट में अपनी सेकंड जॉब पर जाना है। वह अपनी जेब से कुछ पैसे निकालकर उसके हाथ में रख देती है और कहती है कि वह अपने लिए कुछ खाने को खरीद ले। चोईहू जानता है कि उसने भी खाना नहीं खाया है, इसलिए वह चाहता है कि वह उसके साथ चले, लेकिन वह कहती है कि वह रेस्टोरेंट में काम करते समय ही खा लेती है। हमारा हीरो उसकी मदद करने की भी ऑफर देता है, लेकिन उसकी मां मना कर देती है। प्रोटैगनिस्ट सच बताने का फैसला करता है। आखिरकार वह उसे बताता है कि वह अवेकेंड हो चुका है। उसकी मां बहुत शॉक हो जाती है और उससे दोबारा वही बात कहने को कहती है। ट्रॉय उसे अपना हीरो लाइसेंस दिखाता है और कहता है कि वह प्लेयर बन चुका है, इसलिए अब उसे रेस्टोरेंट में काम करने की जरूरत नहीं है। वह सबसे पहले कहती है कि यह खतरनाक है। हमारा हीरो कहता है कि वह सावधान रहता है, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि अब उसे वहां काम नहीं करना पड़ेगा। लेकिन वह मना कर देती है और कहती है कि प्लेयर होना इनकम की गारंटी नहीं है और उसने सुना है कि शुरुआत में कमाई से ज्यादा खर्च होता है। ट्रॉय कंसुम उसकी बात से सहमत होता है, लेकिन उसे दिखाता है कि उसने कितना कमाया है। वह डॉक्यूमेंट खोलती है और देखती है कि उसके बेटे ने 1 बिलियन येन कमाए हैं। उस पैसे से वह चाहता है कि वह काम छोड़ दे, हॉस्पिटल के बिल्स चुका दे और अब वे थोड़ा आराम से रह सकें। वह तुरंत रोने लगती है। शाय खान उससे रुकने को कहता है क्योंकि उसके माता पिता ने पूरी जिंदगी उसकी देखभाल की है और अब उनकी आराम करने की बारी है। उसकी माँ सिर्फ धन्यवाद कह पाती है। बाद में वह अपने बेटे को रेस्टोरेंट के स्टाफ से मिलवाती है और वह भी बर्तन धोने में मदद करता है, जिससे उस रात सभी का काम जल्दी खत्म हो जाता है। शाम के अंत में वे गुड बाय कहते हैं और साथ घर लौटते हैं। उसकी बहन माँ का घर स्वागत करती है, लेकिन चो हंसो उसे देखकर खुश होकर जवाब देता है। लड़की समझ नहीं पाती कि वह अचानक क्यों आ गया, लेकिन प्रोटैगनिस्ट वादा करता है कि इसके पीछे अच्छा कारण है। तीनों लिविंग रूम के फर्श पर साथ बैठते हैं। हमारा हीरो कहता है कि वह अवेकन हो चुका है और इसके साथ उसने अच्छी खासी कमाई भी की है। उसकी बहन देखती है कि अर्निंग्स दिन ब दिन बढ़ती जाती हैं और आखिरकार 1 बिलियन तक पहुंच जाती हैं। वह जो देख रही है उस पर मुश्किल से यकीन कर पाती है। ट्रॉय कुनसुम वादा करता है कि अब से उन्हें इतना ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। उसकी बहन अपने आंसू नहीं रोक पाती और मान लेती है कि हाल ही में हालात बहुत मुश्किल थे। उस दिन ट्रॉय कुंग चेहरे पर मुस्कान लेकर सो जाता है। प्रोटैगनिस्ट कहता है कि वह बाहर जा रहा है और उसकी माँ पूछती है कि वह कब लौटेगा। वह कहता है कि वह तभी लौटेगा जब वह अपनी जॉब छोड़ देगी। उसकी माँ उसे उन साधारण कपड़ों में बाहर जाते देखकर चिंता करती है, लेकिन हमारा हीरो कहता है कि वह डंजियन के पास इक्विपमेंट ले सकता है। इसके साथ वह गुड बाय कहता है और अगले मिशन के लिए निकल जाता है। प्रोटैगनिस्ट की माँ अपने बेटे को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन कॉल्स सीधे वॉइसमेल में चली जाती हैं। वह उम्मीद करती है कि उसे कुछ हुआ न हो। तभी क्रोय कंसुम दौड़ता हुआ दिखाई देता है और बताता है कि ट्रैफिक बहुत था, इसलिए वह पैदल आ गया। उसकी माँ चिंता के कारण उसके सिर पर हल्की थपकी देती है। हॉस्पिटल के कमरे में उसका पिता लेटा होता है। उसे उस हालत में देखकर चोई कंसो उसे ठीक करने की कसम खाता है। 10 दिन बाद प्रोटैगनिस्ट 10,000 रैबिट्स का शिकार करने पर लेजेंडरी टाइटल हासिल कर लेता है। अपनी घड़ी पर देखकर वह जानता है कि अभी समय है और उसके पास हंट करने के लिए कुछ घंटे बचे हैं। टैक्सी उसे अगले डंजन पर छोड़ देती है, लेकिन बाकी जगहों के उलट यहाँ कोई नहीं होता। साइन पर लिखा होता है कि यह वैम्पायर बैट डंजन है जो लेवल्स 10 से 15 के बीच वालों के लिए रिकमेंडेड है। हमारा हीरो सुन चुका था कि उनका साइज नॉर्मल होता है और वे सिर्फ फ्लॉक्स में मूव करते हैं। आमतौर पर बिना फुल पार्टी के उनका शिकार करना मुश्किल होता है। चोई कंसुंग स्टेल्थ मोड एक्टिवेट करके पोर्टल पार करता है और पास में बातें कर रहे गार्ड्स को उसके गुजरने का पता तक नहीं चलता। हमारा हीरो इस सिचुएशन को अजीब मानता है, लेकिन वह हंट शुरू करने के लिए तैयार है। इसके बाद वह बैट्स को अटैक करने के लिए ल्यूर करने के लिए अपने चारों ओर शील्ड एक्टिवेट करता है। वह अपनी उंगली चुभोता है। जैसे ही वे सेंट पकड़ते हैं, क्रीचर्स चार्ज कर देते हैं।
प्रोटैगनिस्ट को लगता है जैसे अंधेरा खुद उसकी ओर दौड़ रहा हो। शैडो और विंग्स का एक काला समूह एक साथ मूव करता है और हमारे हीरो को ढक लेता है। शील्ड के अंदर वह फायरबॉल स्पेल एक्टिवेट करता है। रोशनी बैट्स को बैरियर तोड़ने की बेताबी से कोशिश करते दिखाती है, लेकिन कमजोर फ्लेम यह भी दिखाती है कि हमारा हीरो एक साथ दो स्किल्स इस्तेमाल करने में स्ट्रगल कर रहा है। वह फ्लेम को और मजबूत करने पर ध्यान लगाता है। इतने छोटे क्रीचर्स वाला डंजन काफी परेशानी पैदा कर रहा है। आखिर में यही वह इस सिचुएशन में अपनी फायर मैजिक से सबसे बेहतर कर सकता है। फायरबॉल बैरियर से होकर गुजरता है और केव में एक्सप्लोजन ट्रिगर करता है। इम्पैक्ट इतना जोरदार होता है कि सारे बैट्स एक साथ खत्म हो जाते हैं। बैरियर में दरार आ जाती है और कैस्टर ने भी ऐसा होने की उम्मीद नहीं की, लेकिन सेलिब्रेट करने से पहले ही बैट्स की एक नई वेव उड़ती हुई उसकी ओर आ जाती है। ट्रॉय हुनम पहले से ही एक और फायर स्पेल तैयार कर रहा होता है। बैट्स पूरी स्पीड से उसकी ओर चार्ज करते हैं और वह फायरबॉल उनकी ओर फेंक देता है। इसके तुरंत बाद उसे एक नए अचीवमेंट की नोटिफिकेशन मिलती है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो वह आज ही लेजेंडरी भी हासिल कर सकता है। उससे भी ज्यादा जरूरी यह जानना है कि हमारा हीरो कितने मैजिक स्टोन्स इकट्ठा कर सकता है। अंधेरे में प्रोटैगनिस्ट को कुछ अजीब दिखाई देता है। गहरी परछाइयों के बीच एक तलवार पड़ी होती है जो बैट के आकार जैसी होती है। इसकी उम्मीद प्रोटैगनिस्ट को भी नहीं थी। लगता है उन सभी बैट्स की मना मिलकर इस वेपन का रूप बन गई है। ट्रॉय हनुम जमीन से तलवार उठाता है और उसे एक मैसेज मिलता है कि इस वेपन में एक पैसिव एबिलिटी है जो तलवार के एनिमी की एनर्जी अब्सॉर्ब करने पर यूजर की हेल्थ रिस्टोर करती है। प्रोटैगनिस्ट को यह इफेक्ट काफी पसंद आता है, लेकिन उसके लिए सबसे अहम सवाल यह है कि क्या ऐसी एक से ज्यादा ब्लेड्स हासिल करना पॉसिबल है। हमारा हीरो यह डिस्कवर करता है कि भले ही मॉन्स्टर्स वीक हों, लेकिन अगर एक साथ बहुत सारे मर जाए तो उनकी मना मिलकर एक रेयर आइटम बना सकती है। तो सोचिए, अगर एक साथ कई रेयर मॉन्स्टर्स मारे जाए तो क्या होगा। एक हफ्ते बाद हमारा हीरो समझता है कि यह इतना आसान नहीं है। जमीन पर सिर्फ यूजुअल जेम्स ही गिरते हैं। ब्लेड के बाद मना सिर्फ एक बार और फ्यूज हुई और वह आइटम उसकी बैग में है। एक काली क्लोक जिसकी ड्यूरेबिलिटी ठीक ठाक है, लेकिन वह सिर्फ नाम से ही रेयर है। प्रोटैगनिस्ट इस हंट को रोकने का फैसला करता है, क्योंकि बेहतर है किसी और डंजन में जाकर दूसरे टाइटल्स कलेक्ट किए जाए। कुछ दिन बाद उसकी माँ पूछती है कि क्या वह ठीक है, क्योंकि वे घर खरीदने में काफी पैसा खर्च कर रहे, लेकिन हमारा हीरो वादा करता है कि वह हद से ज्यादा नहीं करेगा। जब कस्टमर्स अंदर आते हैं तो अटेंडेंट उनका स्वागत करता है। चोई कुंग कहता है कि उनकी फोन पर बात हुई थी। अटेंडेंट को याद आता है कि वह 1000 स्क्वायर मीटर का अपार्टमेंट ढूंढ रहा है, लेकिन उसकी माँ को यह जरूरत से ज्यादा लगता है। फिर भी प्रोटैगनिस्ट कहता है कि वह सबको अपना अपना रूम देना चाहता है। एक हफ्ते बाद उसकी बहन अपार्टमेंट को देखकर हैरान रह जाती। यह पहली बार है जब वह नया घर देखती है और वह बहुत एक्साइटेड हो जाती है। प्रोटैगनिस्ट वादा करता है कि अगला घर इससे भी बड़ा होगा, लेकिन उसके लिए यह पहले से ही परफेक्ट है। उनकी माँ नए घर में पहला खाना बनाती है। उसकी बहन कहती है कि उन्हें नेबर्स को वेलकम राइस केक्स देनी चाहिए और उसकी माँ को यह आइडिया अच्छा लगता है। ट्रॉय कुनसुंग इस पल को देखकर बहुत अच्छा महसूस करता है, लेकिन वह चाहता है कि अगली बार उसके पिता भी यहाँ हों और वह यह जरूर सुनिश्चित करेगा। अब यह क्रिम्सन रैट डंजन है जो लेवल 6 से 10 के प्लेयर्स के लिए है। रैट्स हमला करने की तैयारी करते हैं, लेकिन प्रोटैगनिस्ट कूदकर उनके स्ट्राइक से बच जाता है। हवा में हमारा हीरो इस सीन को थोड़ा मजेदार मानता है। फिर वह केज की दीवारों से खुद को धक्का देता है। ये रैट्स उसकी उम्मीद से ज्यादा तेज होते हैं, लेकिन एक ही मूव में उनमें से 2 गिर जाते हैं। आखिरकार प्रोटैगनिस्ट बिल्कुल अलग लेवल पर पहुंच चुका होता है। वह फायरबॉल समन करता है और कुछ और टाइटल्स कमाने के लिए तैयार होता है। एक बार फिर एग्जिट पर उसकी बैग डायमंड से भरी होती है। इंस्पेक्शन का जिम्मा संभालने वाला व्यक्ति जो देखता है उस पर मुश्किल से यकीन कर पाता है। ट्रॉय कंसो मुस्कुराते हुए उसे गुड बाय कह देता है, लेकिन जाने से पहले एक आवाज उसका नाम पुकारती है। महिला कहती है कि वे पहले मिल चुके हैं, लेकिन इस बार वह सही से अपना परिचय देना चाहती है। उसका नाम ली शुडी है और वह सिवून गिल्ड की टीम 1 की असिस्टेंट है। वह कुछ देर बात करने के लिए कहती है। एक हफ्ता पहले मैनेजर यह जानने के लिए परेशान था कि आखिर कौन उसे इतना सिरदर्द दे रहा है। ली कहती है कि उसे भी ज्यादा कुछ नहीं पता। गिल्ड मास्टर ने चोई हंसंग का प्रोफाइल रिव्यू किया था और उसका अंदाजा है कि प्रोटैगनिस्ट मैजिक स्टोन्स बेचकर पहले ही अमीर बन चुका होगा, लेकिन लड़की को नहीं लगता कि इसका मतलब यह है कि प्रोटैगनिस्ट के पास कोई यूनिक एबिलिटी है। फिर भी गिल्ड मास्टर को चांसेस काफी ज्यादा लगते हैं और इसी वजह से वह इस लड़के को अपनी टीम में चाहता है। ली भी इससे सहमत होती है और एक नेगोशिएशन स्पेशलिस्ट लगाने की बात होती है, लेकिन पहले वह खुद लड़के को मनाने की कोशिश कर सकती है, क्योंकि वही उसे ढूंढ कर लाई थी। जाने से पहले गिल्ड लीडर एक आखिरी सवाल पूछता है कि क्या ली ने यह जानकारी गिल्ड में किसी और को लीक की है।
लड़की मना कर देती है और कहती है कि उसने अपने फ्रेंड को भी चुप रहने को कहा था। इस पर वह अपनी असिस्टेंट की बात पर भरोसा कर लेता है। प्रोटैगनिस्ट सोचने लगता है कि उसे कैसे ढूंढ लिया गया। तभी उसे वह कॉन्टैक्ट कार्ड याद आती है जो उसे मिली थी और यह बात उसे इरिटेट कर देती है। हमारा हीरो तुरंत महिला से सवाल करने लगता है कि उन्होंने उसे कैसे ढूंढा और उसका नाम कैसे पता चला, क्योंकि लड़के को शक होता है कि वे उसके बैकग्राउंड की भी जांच कर रहे हैं। इसी इशारे पर नेगोशिएशन स्पेशलिस्ट अपना परिचय देता है और शांति से बात करने की बात करता है, लेकिन चोई हुनैन उसे नजरअंदाज कर देता है और वहां से चला जाता है। वह आदमी हार मानने वाला नहीं लगता और पूछता है कि क्या वह हमारे हीरो के घर आ सकता है। ये शब्द प्रोटैगनिस्ट को चौंका देते हैं। वह आदमी कहता है कि उसने सम्मान के तौर पर बाहर इंतजार किया था। उसका नाम गो जिनसेन है और वह सेवान गिल्ड का रिक्रूटमेंट मैनेजर है। चोईहू पूछता है कि वे क्या चाहते हैं। गो कहता है कि जाहिर है वे उसे रिक्रूट करना चाहते हैं। हमारा हीरो साफ कह देता है कि उसे किसी गिल्ड में शामिल होने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है और रिक्रूटर यह बात जानता भी है, इसलिए वह माफी मांगता है अगर वह ज्यादा दबाव डाल रहा हो, लेकिन समझाता है कि ज्यादातर गिल्ड्स किसी को रिक्रूट करते समय इससे कहीं ज्यादा जिद्दी और कम शिष्ट होते हैं। फिर भी उसकी बातों का प्रोटैगनिस्ट पर कोई असर नहीं होता। ऊपर से वह बहुत तेज बोलता है, इसलिए ट्रॉय हंसे उसे बीच में ही रोक देता है। हमारा हीरो पूछता है कि साइनिंग बोनस कितना होगा और एनुअल सैलरी क्या मिलेगी। गो कहता है कि यह व्यक्ति के लेवल और एट्रीब्यूट्स पर डिपेंड करता है। उसी पल प्रोटैगनिस्ट समझ जाता है कि वे अपने पत्ते खोल रहे हैं, लेकिन रिक्रूटर वादा करता है कि कम से कम 100 मिलियन का साइनिंग बोनस और 10 मिलियन की एनुअल सैलरी वह जरूर दिलाएगा। प्रोटैगनिस्ट हैरान हो जाता है। भले ही वे उसे अंडर एस्टिमेट कर रहे हों, फिर भी ऑफर काफी बड़ी है। शायद वे उसे मेन प्लेयर बनाना चाहते हैं, लेकिन यह बात समझ में नहीं आती क्योंकि प्रोटैगनिस्ट ने कभी किसी रुकी को इतना पैसा ऑफर होते नहीं सुना, सिवाय देश की एकमात्र बफ किम्हाना के, जिसने पहले ही दुनिया के सामने खुद को साबित कर दिया था, जो चो हंसे के मामले में नहीं हुआ है। हमारे हीरो के पास अपनी यूनिक बाय एंड सेल एबिलिटी जरूर है, लेकिन वे यह बात नहीं जानते। जब उसे प्लेयर कार्ड मिला था तब उसने सिर्फ अपना लेवल ही रिवील किया था। तभी प्रोटैगनिस्ट को असली वजह समझ में आती है। हैंसिंग पूछता है कि क्या यह सब मैजिक स्टोन्स की वजह से है। रिक्रूटर कहता है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि वह किस बारे में बात कर रहा है। बस एक पल के लिए ही सही, लेकिन ली की रिएक्शन साफ दिखाई देती है और इससे पता चलता है कि रिक्रूटर सच में नहीं जानता, जबकि वह इसे छिपाने की कोशिश में नाकाम रहती है। फिर भी ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा गिल्ड सिर्फ मैजिक स्टोन्स के लिए किसी के पीछे पड़े। वे शायद पहले ही शक कर चुके हैं कि प्रोटैगनिस्ट के पास कोई यूनिक एबिलिटी है। रिक्रूटर उससे पूछता है कि वह क्या सोच रहा है, क्योंकि आखिरकार उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। ट्रॉय हंसन कहता है कि अपना स्टेटस विंडो दिखाने से उसे कोई फायदा नहीं है और यह भी जोड़ता है कि गो ने अभी तक कोई ठोस प्रॉमिस नहीं की है। रिक्रूटर कहता है कि स्टेटस देखने के बाद वह सब कुछ प्रॉमिस कर देगा। ट्रॉय कुंग कहता है कि उसे 100 मिलियन बोनस पहले चाहिए और उसके बाद वह जो चाहे दिखा देगा और गिल्ड ज्वाइन कर लेगा। एक बार फिर रिक्रूटर जोर देता है कि पहले स्टेटस विंडो दिखाना होगा। इसके साथ ही प्रोटैगनिस्ट बातचीत खत्म कर देता है। ट्रॉय हंसुम को पहले से ही अंदाजा था कि ऐसा ही कुछ होगा। लगता है उसे जेम्स के मामले में और सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि वह इतना ध्यान खींच चुका है कि उसकी जांच होने लगी है। उसी समय हीरो को एक अननोन नंबर से कॉल आती है और एक बार फिर वही रिक्रूटर होता है जिससे वह अभी बात कर रहा था। कोदी हंस से तुरंत कॉल काट देता है क्योंकि उसका धैर्य अब जवाब दे रहा होता है। बाद में घर पर फिर से एक नया मैसेज आता है। वह हमारे हीरो से गिल्ड ज्वाइन करने की बात करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सब्र खत्म होने पर प्रोटैगनिस्ट अपना फोन उठाता है और उस कॉन्टैक्ट को ब्लॉक कर देता है। एक बार फिर ट्रॉय शिकार पर निकलता है। बाद में डंजन एग्जिट पर कोई उसका इंतजार कर रहा होता है, लेकिन प्रोटैगनिस्ट उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर देता है। एक दूसरे डंजन में क्रीचर्स नीले लिजर्ड्स होते हैं, लेकिन यह मॉन्स्टर्स का ग्रुप आसानी से हार जाता है। प्रोटैगनिस्ट पहले से ही काफी थका हुआ है, लेकिन जिस रफ्तार से सब चल रहा है, जल्दी ही वह एलिक्सर खरीद पाएगा। अगला डंजन रेड मेन वुल्व्स का घर है, जो लेवल 15 से 20 के लिए रिकमेंड किया गया है। यह एरिया पिछले वाले से अलग है और यहाँ भीड़ है, लेकिन जरूरत से ज्यादा नहीं। जायंट वुल्व्स पर एडवेंचरर्स की एक पार्टी हमला कर रही है। पास जाकर हीरो को यकीन हो जाता है कि ये क्रीचर्स उन लिजर्ड्स से ज्यादा ताकतवर हैं जिनसे वह पहले लड़ा था, लेकिन फिर भी ये एक ही हिट में गिर जाएंगे। हीरो को लगता है कि अपने करंट स्टैट्स के साथ वह लेवल 50 मॉन्स्टर्स को भी हरा सकता है। आज उसका लक्ष्य वुल्फ हंटर टाइटल हासिल करना है। डंजन के अंदर गहराई में एक सिक्योरिटी बैज खून से सना हुआ है। शैडोज से साफ दिखता है कि एक आदमी को जिंदा खाया जा रहा है। उसका लेवल 71 पार्टनर जो देख रहा है उस पर यकीन नहीं कर पा रहा।
उसके सामने जो क्रीचर है वह 2 सिर वाला कुत्ता है। प्लेयर अपने दोस्त की मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन 1 सेकंड में ही उसका हाथ कट जाता है। क्रीचर इतनी तेजी से हिलता है कि उसे समझ ही नहीं आता क्या हुआ। जान बचाने के लिए वह भागने की कोशिश करता है, लेकिन एक ही अटैक में उसकी जान चली जाती है। प्रोटैगनिस्ट को लोगों को ढूंढने के लिए ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ता। शाय कीमोंग समझता है कि पॉपुलर डंजन होने की वजह से यहाँ काफी भीड़ होगी। हीरो को यह बहुत चिंता की बात लगती है। ये पोर्टल्स 10 साल पहले दिखाई देने लगे थे और हेरोइक डंजन की खोज के बाद भी हर साल नए प्लेयर्स अवेकन होते रहते हैं, इसलिए नए डंजन सामने आते रहते हैं। एक वुल्फ छलांग लगाकर हमला करता है, लेकिन चो हंसे हवा में ही उसका सिर काट देता है। जमीन पर उतरने से पहले ही एक ग्रुप उसका इंतजार कर रहा होता है। वह तुरंत फायरबॉल तैयार करता है और एक ही वार में सबको उड़ा देता है। एक और ग्रुप हमला करने को तैयार हो रहा होता है। हीरो अपनी शील्ड उठाता है, लेकिन फिर वह हाउंड को मुक्का मारता है और ब्लेड से कॉम्बो अटैक करता है। इसके तुरंत बाद हीरो मैजिक मिसाइल अटैक तैयार करता है, जो एक वुल्फ को तुरंत उड़ा देता है। पैक और प्रोटैगनिस्ट एक दूसरे को घूरते हैं और प्रोटैगनिस्ट उन्हें ललकारता है कि सामने आओ। बिना डरे वुल्व्स दौड़ते हैं और प्रोटैगनिस्ट उनके ऊपर से छलांग लगा देता है। आखिर में ट्रोइक्सॉन लड़ाई जल्दी खत्म कर देता है और अपना पहला टाइटल हासिल कर लेता है। हीरो को अपनी ब्लेड की एबिलिटी बहुत काम की लगती है। लगता है यह एरिया पहले ही क्लियर हो चुका है, इसलिए चो हुनैन आगे बढ़ने का फैसला करता है। एक छोटा ग्रुप कुछ मॉन्स्टर्स से लड़ रहा होता है। क्रो हुनैन उन्हें नजरअंदाज करता है, लेकिन फिर उसे एक और ग्रुप लड़ते हुए दिखता है। ज्यादा भीड़ होने की वजह से हीरो किसी और डंजन में जाने का फैसला करता है, लेकिन उससे पहले उसे एक बेबस चीख सुनाई देती है। जब प्रोटैगनिस्ट पीछे मुड़ता है तो वह देखता है कि 2 प्लेयर्स एक साथ मर रहे हैं। प्रोटैगनिस्ट की नजर उस जायंट क्रीचर से मिलती है। एक फीमेल प्लेयर भागने की कोशिश करती है, लेकिन वह मक्खी की तरह कुचल दी जाती है। लड़की का एक टुकड़ा हवा में उड़कर प्रोटैगनिस्ट के पैरों के पास गिरता है। यह देखकर क्रोय हंसे को उल्टी जैसा महसूस होता है। 3 सिर वाला कुत्ता पूरी प्लेयर पार्टी को खत्म कर चुका है। पहली बार उस मैसिव हाउंड का सामना करते हुए हीरो तनाव में आ जाता है। तेज हरकत के साथ कुत्ता उसे कुचलने की कोशिश करता है, लेकिन प्रोटैगनिस्ट आसानी से बच जाता है। पहली बार ट्रोइकुंग को लगता है कि उसकी जान सच में खतरे में है। प्रोटैगनिस्ट एक चट्टान के पीछे छिपता है, लेकिन पैंथर ठीक उसी जगह हमला करता है। शायकुंग को उम्मीद नहीं थी कि उसकी स्टेल्थ फेल हो जाएगी। वह छलांग लगाकर बचने की कोशिश करता है, लेकिन हमला हल्का सा छूता है और उसकी आर्मर पूरी तरह टूट जाती है। अब प्रोटैगनिस्ट के पास सिर्फ उसकी शर्ट और क्लोक बचती है। जायंट पैंथर फिर से हमला करता है और हीरो छलांग लगाकर अपनी शील्ड उसके नाक पर मारता है, जिससे मॉन्स्टर कुछ पल के लिए स्टन हो जाता है, लेकिन यह ज्यादा असरदार नहीं होता। चोई हंसे अपना बैग जमीन पर फेंक देता है और एक साथ 3 फायर अटैक तैयार करता है। इस बार मॉन्स्टर को दर्द महसूस होता है। चोई कंसुंग अपना सामान उठाकर भागने की कोशिश करता है, क्योंकि उसकी मैजिक उम्मीद जितना डैमेज नहीं कर पाई। यह मॉन्स्टर सच में बहुत मजबूत है। यह डंजियन लेवल 20 प्लेयर्स के लिए बना है। प्रोटैगनिस्ट 2 और फायरबॉल फेंकता है और एक साथ 2 सिरों पर लगते हैं, लेकिन अगर वह ऐसा करता रहा तो उसकी मना जल्दी खत्म हो जाएगी। ध्यान भटकने के बावजूद प्रोटैगनिस्ट पीछे से एक हिट खा लेता है, लेकिन किस्मत से चोई कुंग बच जाता है। उसकी क्लोक रेंटेड इक्विपमेंट से कहीं ज्यादा ड्यूरेबल है। कुत्ता उसे पटकने की कोशिश करता है, लेकिन बेकार जाता है। हीरो को डर है कि इतनी तेज रफ्तार में उसकी सांस खत्म हो जाएगी। वह जल्दी से अपना परचेस सिस्टम खोलता है और डेक्सटेरिटी बढ़ाने वाला जेम ढूंढता है। भागते हुए ही वह जेम खा लेता है। 20 मिनट बाद वह काफी कंज्यूम कर चुका होता है और उसके टोटल स्टैट्स 849 तक पहुंच जाते हैं। इसके बाद वह फायरबॉल फेंकता है और ब्लास्ट से कुत्ते का आधा चेहरा जल जाता है। पहले अटैक पर वह बच जाता है और दूसरे पर पैंथर अपने पंजे से ब्लॉक करता है, लेकिन फिर भी मॉन्स्टर घायल हो जाता है। इस रफ्तार से प्रोटैगनिस्ट जल्दी जीत सकता है, लेकिन जायंट पैंथर तेजी से रिजनरेट करने लगता है। अब साफ है कि सिर्फ फायरबॉल्स काफी नहीं होंगी। शायद यह लड़ाई इतनी आसान नहीं है। हीरो को पता चलता है कि मॉन्स्टर फायर से कमजोर है, लेकिन उसे इससे ज्यादा ताकतवर चीज चाहिए। भागते समय जायंट हाउंड उसका पीछा करता रहता है। हीरो को एक स्किल मिलती है जिसे वह खरीद सकता है, लेकिन वह महंगी है और उसे अपनी हेल्थ की चिंता है। फिर भी अभी उसे जिंदा रहना है। चोई हू मुड़कर लड़ने के लिए तैयार होता है और अपनी एबिलिटी इस्तेमाल करने की तैयारी करता है। जायंट पूरी ताकत से उस पर झपटता है। चोई हू फायर स्पीयर तैयार करता है और हिट लगाने की कोशिश करता है। यह नई फ्लेम एबिलिटी है। किस्मत से अटैक मॉन्स्टर के चेहरे पर ही फटता है। हीरो खुश होता है कि यह काम कर गया। एक सिर फट जाता है और अब सिर्फ 2 बचे हैं, लेकिन दूसरा अटैक पूरी तरह मिस हो जाता है। चोई कनुंग ध्यान नहीं खोता और बीस्ट को चुनौती देता है कि इस लड़ाई में कौन बचेगा।
पहला स्पीयर चूक जाता है, लेकिन दूसरा सीधे लगकर पैंथर का एक सिर उड़ा देता है। प्रोटैगनिस्ट फिर से खुश होता है, लेकिन खुशी ज्यादा देर नहीं रहती। वह अपना स्टेटस विंडो खोलता है और देखता है कि उसकी मना खत्म हो चुकी है। अब उसका लक्ष्य एनर्जी वापस आने तक जिंदा रहना है। दूसरी तरफ एक लड़की डर के मारे चीख रही है। सारे प्लेयर्स डंजन खाली कर रहे हैं और सिर्फ गार्ड्स पीछे रह गए हैं। वे जो देख रहे हैं वह मॉन्स्टर द्वारा छोड़ा गया भयानक मंजर है। उनमें से एक कहता है कि उसे एक फुटप्रिंट मिला है और साइज देखकर आरपी मानता है कि क्रीचर नॉर्मल नहीं है। लड़की सोचने लगती है कि क्या सच में इसके पीछे जाना सही होगा। एक प्लेयर को इंतजार करना पसंद नहीं है, खासकर जब बाहर के गार्ड्स जवाब नहीं दे रहे, जिसका मतलब है कि शायद वे भी इस क्रीचर का शिकार बन चुके हैं। भरोसा कम होने के बावजूद ग्रुप लीडर जांच करने का फैसला करता है। एक प्लेयर आगे जाने से मना कर देता है क्योंकि वह अपनी नौकरी के लिए मरना नहीं चाहता, लेकिन लीडर कहता है कि उसे डर है कि और लोग खतरे में हो सकते हैं। फिर भी वह प्लेयर किसी और की परवाह नहीं करता और बहस तेज हो जाती है। लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि दोनों को अलग करना पड़ता है। एक प्लेयर उन्हें याद दिलाने की कोशिश करता है कि यह समय सही नहीं है। लड़ाई के दौरान शाय कुमसुम की मना इतनी तेजी से रिकवर नहीं हो रही और मॉन्स्टर थकने का नाम नहीं ले रहा। ऊपर से उसके सिर फिर से रिजनरेट होने लगते हैं। प्रोटैगनिस्ट को मॉन्स्टर के पूरी तरह रिकवर होने से पहले लड़ाई खत्म करनी होगी। हीरो एक और स्पीयर तैयार करता है, लेकिन अगर यह चूक गया तो सब खत्म है। दोनों काफी देर तक एक दूसरे को देखते रहते हैं और फिर ट्रॉय हंस से अपना वेपन गिराने का फैसला करता है। इस लड़ाई को और लंबा खींचना उसके लिए ठीक नहीं है। प्रोटैगनिस्ट फायर स्पीयर को कसकर पकड़ता है। अब हिसाब चुकता करने का समय है। हीरो को लगता है कि वह कुछ पागलपन करने वाला है, इसलिए वह रुकता है, गहरी सांस लेता है और हर चीज के लिए तैयार हो जाता है। हाउंड उसे कुचलने की कोशिश करता है, लेकिन पास भी नहीं आ पाता। उसे समझ में आने से पहले ही चो हंसुंग बीस्ट के सिर के पास हवा में होता है, लेकिन सेब्रस उसका अटैक डॉज कर लेता है, जिससे हीरो को थोड़ी फ्रस्ट्रेशन होती है। इस बार सेब्रस हमला करता है, लेकिन हीरो ठीक समय पर बच जाता है। क्रीचर मौका देखकर हवा में ही हमला करने की कोशिश करता है, तो प्रोटैगनिस्ट एक चट्टान से खुद को धक्का देता है। मोमेंटम का इस्तेमाल करते हुए वह आगे झपटता है और स्पीयर से वार करता है। पहले तो लगता है कि अटैक चूक गया, लेकिन जमीन पर उतरते ही हीरो खुश हो जाता है, क्योंकि हल्का सा हिट भी मॉन्स्टर के चेहरे पर निशान छोड़ देता है। कुंग आसानी से अपने दुश्मन पर चार्ज करता है। मॉन्स्टर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वह एफर्टलेसली डॉज हो जाता है और हीरो एक और हिट लगाता है, जिससे क्रीचर दर्द से चीखता है। बदला लेने के लिए कुत्ता फिर से उसे कुचलने की कोशिश करता है। टेरी हंस से अपनी स्पीड का इस्तेमाल करता है, उसकी पीठ पर चढ़ता है और स्पीयर को उसकी गर्दन के पीछे घूंप देता है। फिर वह जितना ऊंचा हो सकता है कूदता है और फायर स्पीयर को नीचे की ओर घुसा देता है। संतुष्ट न होकर हीरो वेपन को और गहराई तक धकेलता है। जब गर्दन के ऊपर कुछ भी नहीं बचता, तो हीरो को लगता है कि वह आखिरकार लड़ाई जीत गया है, लेकिन उसी पल एक जायंट पॉ उस पर आता है। हीरो शील्ड उठाता है, लेकिन वह बेकार साबित होती है और वह बुरी तरह घायल हो जाता है। कुत्ते का चेहरा पहले ही रिजनरेट होने लगता है और एक बार फिर प्रोटैगनिस्ट क्रीचर द्वारा कॉर्नर कर दिया जाता है। इसमें कोई शक नहीं कि यह बहुत जिद्दी बीस्ट है। ऊपर से उसकी मना भी लगभग खत्म हो चुकी है। प्रोटैगनिस्ट आखिरी राउंड के लिए खुद को तैयार करता है। वह आधे बने चेहरे पर हमला करता है, तभी एक और पंजा उसकी गर्दन की तरफ आता है, लेकिन चोईहू तुरंत काउंटर करता है। आखिर में वह स्पीयर फेंक देता है, दूसरी गर्दन को उड़ा देता है और अंत में जायंट मॉन्स्टर लाइफलेस होकर गिर जाता है। चोई कुंग का हाथ जला हुआ है और वह पूरी तरह एग्जॉस्टेड है। वह गिरे हुए दुश्मन को देखता है। उसी पल एक नया नोटिफिकेशन आता है। प्रोटैगनिस्ट को ग्रेडन नाम के मॉन्स्टर को हराने के लिए रेयर अचीवमेंट मिलती है। ट्रॉय कनुंग को पता ही नहीं था कि वह एक एंशिएंट क्रीचर से लड़ रहा था। फिर एक और मैसेज आता है जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। हीरो को लेवल ब्रेकर का टाइटल मिलता है क्योंकि उसने अपने से 100 लेवल्स ऊपर के मॉन्स्टर को मारा है। वह दोनों अचीवमेंट्स से खुश है, भले ही इसमें बहुत बड़ी मेहनत लगी हो। अचानक मॉन्स्टर का शरीर मना में बदलने लगता है और एक स्किल बुक बन जाता है। प्रोटैगनिस्ट पास जाकर आइटम को जमीन से उठाता है। यह रेयर और यूनिक स्किल यह एबिलिटी देती है कि जब तक सिर नष्ट न हो, यूजर मर नहीं सकता और बाकी सारी वूंड्स रिजनरेट होती रहती हैं। जब तक वह अपने सिर को बचाता है, हर अटैक हील हो सकता है। हीरो अब लगभग इमॉर्टल हो जाता है। भले ही रिजनरेशन स्लो हो, वह इस एबिलिटी को इवॉल्व कर सकता है। प्रोटैगनिस्ट ने पहले कभी ऐसी रेयर स्किल बिक्री में नहीं देखी जो इवॉल्व हो सके। टैंक्स इस बुक के लिए पागल हो जाएंगे। ट्रॉय कुनैन अपना सामान समेटता है और जाने की तैयारी करता है। वह सोचता है कि दुनिया में इस जैसी कोई और स्किल नहीं है, यह वन ऑफ अ काइंड है। एक मैसेज पूछता है कि क्या वह इमोर्टैलिटी की पावर एक्टिवेट करना चाहता है। शो खान एक्सेप्ट करता है और नीली रोशनी चमकने लगती है। जैसे ही पैसिव एबिलिटी एक्टिवेट हुई है,
रिजनरेशन शुरू हो जाती है, लेकिन लगता है कि यह स्किल वाइटैलिटी कंज्यूम करती है। सौभाग्य से हीरो के पास वाइटैलिटी भरपूर है। बाद में प्रोटैगनिस्ट अपने टाइटल्स चेक करता है। पहला टाइटल सभी एट्रीब्यूट्स को 5 बढ़ाता है और उसे यह जानकर खुशी होती है कि यह कॉमन रैंक है, यानी वह आगे इसे इम्प्रूव कर सकता है। दूसरे टाइटल से उसे +3 वाइटैलिटी मिलती है। चो यहन से मानता है कि ग्रेडन एक अच्छा मॉन्स्टर था। सब कुछ निपटाकर वह वापस जाने का फैसला करता है। तभी प्लेयर्स की एक टीम मॉन्स्टर का शिकार करने पहुंचती है। वे प्लेयर एसोसिएशन की एक्सटर्मिनेशन स्क्वाड होते हैं। एक मेंबर बताता है कि उसे प्लेयर्स मिले हैं। ग्रुप की एक लड़की तुरंत खुद को एसोसिएशन की मेंबर बताती है। एडवेंचरर्स पूरी तरह कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। स्क्वाड लीडर शिन्याना कहती है कि उसने हाई लेवल मॉन्स्टर की रूमर सुनी थी, इसलिए वह सबको इवैक्यूएट करने को कहती है। एक लड़की डर जाती है, लेकिन लीडर पुष्टि करती है कि यह सच है। शिन पूछती है कि क्या किसी ने क्रीचर डिटेक्ट किया है। जवाब मिलता है कि सिर्फ वुल्व्स का सेंस हुआ है। अचानक कुछ बदलता है और वह कहता है कि एक प्लेयर मिला है। शिन पूछती है कहाँ और कितने। जवाब आता है कि सिर्फ एक। प्रोटैगनिस्ट खुशी खुशी वापस जा रहा होता है, लेकिन उसे कोई अपनी तरफ आता महसूस होता है। वह वहीं रुक जाता है और सोचता है कि ये लोग कौन हैं। साफ है कि वे हाई लेवल हैं और उनका गियर बहुत शाइनी है। ग्रुप लीडर हीरो से पूछती है कि क्या सब ठीक है। थोड़ा सस्पिशियस होकर हीरो कहता है कि हाँ वह ठीक है। शिन देखती है कि हीरो काफी गंदा है और पूछती है कि क्या उसका सामना मॉन्स्टर से हुआ था। ट्रॉय हनुंग कहता है कि वह नहीं जानता कि वह किस बारे में बात कर रही। लीडर जवाब देती है कि उसने हाई लेवल मॉन्स्टर देखा है। हीरो मान लेता है कि एसोसिएशन को सब पता है और हाँ कह देता है कि उसने क्रीचर देखा था। अचानक लड़की जरूरत से ज्यादा पास आ जाती है, उत्साहित होकर और ज्यादा जानना चाहती है। तभी उसे अपनी गलती का एहसास होता है। शिन तुरंत माफी मांगती है और उसकी मदद करने के लिए एक वायल देती है ताकि उसके वुंड्स ठीक हो सकें। कोई कंसुंग पहचान लेता है कि यह बहुत रेयर आइटम है। डिस्क्रिप्शन में लिखा है कि पोशन तेजी से हील करता है। शिन उसे बताती है कि बस हाथ पर स्प्रे करना है। प्रोटैगनिस्ट को समझ नहीं आता कि कैसे रिएक्ट करे, इसलिए वह मॉन्स्टर की बात करने लगता है। लीडर उसे आगे बताने को कहती है। कोईकुंग बताता है कि क्रीचर एक जायंट ब्लैक फर वाला 3 हेडेड जैगुआर था। शिन कहती है कि ऐसा मॉन्स्टर पहले कभी नहीं देखा गया और उसके कंपेनियंस भी इसके बारे में कुछ नहीं जानते। प्रोटैगनिस्ट आगे बताता है कि मॉन्स्टर घर जितना बड़ा था और उस दिशा में गया। शिन उसे धन्यवाद देती है और वे पल भर में गायब हो जाते हैं। हीरो उनकी स्पीड देखकर हैरान हो जाता है, लेकिन खुश होता है कि उसने क्रीचर को हरा दिया, वरना उनके पहुंचने तक और जाने चली जाती। रिवॉर्ड तो बस एक बोनस है, भले ही अब वह ग्रुप कुछ भी ना पाए। टीम डंजन के अंत तक पहुंचती है। एक प्लेयर सोचता है कि क्या क्रीचर पोर्टल से निकल गया। लीडर उम्मीद करती है कि ऐसा न हो, क्योंकि इससे और बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। वह जानती है कि मॉन्स्टर ने खून चख लिया है और फिर लौटेगा। इस बार वह सिर्फ एसोसिएशन में रिपोर्ट फाइल कर सकती है, लेकिन एक बात उसे परेशान करती है। अब उसे एहसास होता है कि वह आदमी कैसे बच निकला। जिसने पूरी पार्टी खो दी हो, वह इतना शेकन नहीं लग रहा था। शिन वापस जाकर उससे बात करने का फैसला करती। कैप्टन अपने मेन को रुकने को कहता है। मैं जानना चाहती थी कि उसे क्या परेशान कर रहा है। शिन ने कहा कि उसे उस प्लेयर की चिंता हो रही है जिससे वो पहले मिली थी। टैंक को पूरा यकीन था कि वो ठीक होगा, लेकिन क्योंकि वो अकेला था, वो खुद जाकर पक्का करना चाहती थी। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने हामी भर दी। आखिर में उसकी टीम भी उसके लौटने का इंतजार करने पर राजी हो गई। एक कदम बढ़ाते ही वो परछाइयों में गायब हो गई। वापस ऊपर जाते समय उसकी नजर एक अजीब चीज पर पड़ी। दीवार पर कुछ दाग जैसे दिखाई दे रहे थे। इसने उसका ध्यान जरूर खींचा, लेकिन वो आगे बढ़ती रही और आखिरकार निकास द्वार तक पहुंच गई। जाहिर है उसे वो लड़का वहां नहीं मिला, इसलिए उसने मान लिया कि वो सुरक्षित बाहर निकल गया होगा। दूसरी तरफ अपने अपार्टमेंट में नई स्किल काफी असरदार साबित हुई थी। भले ही पुनर्जीवन की गति धीमी थी, लेकिन हीलिंग मैजिक के साथ मिलकर ये बेहद उपयोगी बन गई थी। अब करने को कुछ बचा नहीं था, इसलिए नायक सीधे सोफे पर गिर पड़ा। वो पूरी तरह थक चुका था। कुछ ही देर बाद उसकी माँ घर पहुंच गई। आते ही उसने महसूस किया कि उसके बेटे का चेहरा कुछ अलग लग रहा है। ट्रॉय कांग को अच्छी तरह पता था कि ऐसा क्यों है। उसने फायर स्पीयर खरीदने में बहुत सारे पॉइंट्स खर्च कर दिए थे, लेकिन बात टालने के लिए उसने बस इतना कहा कि वो हाल में बहुत काम कर रहा है। फिर उसने पूछा कि खाने के लिए कुछ है क्या, लेकिन उसकी माँ नाराज हो गई क्योंकि उसने दोपहर का खाना भी नहीं खाया था। इसलिए उसकी माँ ने उसके लिए कुछ बनाने का फैसला किया। ट्रॉय कांसुंग के सामने अब एक नई समस्या खड़ी होने लगी थी। अगर ऐसी घटनाएं बार बार होने लगी तो उसके लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी।
तभी उसकी बहन ने अपनी माँ को फोन किया और नायक के बारे में पूछने लगी। लगता था कि वो उसी डंजन वाली घटना की बात कर रही थी जिसमें बहुत से लोगों की जान चली गई थी। शायद लोगों ने ये पता लगा लिया था कि पीड़ित कौन थे, क्योंकि उन्होंने देखा था कि कौन कौन अभी तक डंजन से बाहर नहीं निकला था। उसकी माँ ने फोन काट दिया। उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वो खुश नहीं थी। वो समझ चुकी थी कि आज वो जल्दी घर क्यों लौट आया। शॉर्टी कानून ने उसे शांत करने की कोशिश की और कहा कि उसने उस राक्षस को देखा तक नहीं था। उसकी माँ ने कहा कि उसे हमेशा से पता था कि ये काम बहुत खतरनाक है, लेकिन हमारे नायक ने जवाब दिया कि उसे अपना काम पसंद है। उसने कहा कि खुशी मिलने के अलावा राक्षसों का शिकार करना मजेदार भी है। अगले दिन रेड वुल्फ डंजन को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया। वहाँ काफी भीड़ जमा थी। जांच के दौरान उन्हें वो जगह मिली जहां पहले पीड़ितों पर हमला हुआ था और वो निशान भी मिला जहां से 3 सिर वाले जगुआर के गुजरने के सबूत मिले थे, लेकिन ये पता नहीं चल पाया कि वो जीव आखिर गया कहाँ। ट्रैकिंग विशेषज्ञ किम डोंगो ने यही बताया। शिन ने कहा कि अगर उन्होंने पूरा डंजन खोज लिया है तो फिर उस राक्षस का अभी भी अंदर होना समझ से बाहर है। किम ने कहा कि उसे भी नहीं पता कि क्या हुआ, लेकिन वो उसके निशानों का पीछा करने की कोशिश कर रहा है। स्क्वाड लीडर ने उसके साथ जाने की पेशकश की। अधिकारी ने उसका धन्यवाद किया और कहा कि उसके साथ होने से वो खुद को ज्यादा सुरक्षित महसूस करता है, लेकिन उसने बस इतना कहा कि वो अपना काम कर रही है। अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके किम ने पता लगाया कि इस इलाके में भी राक्षस ने हमला किया था। इसके बाद वो दूसरी दिशा में गया था, लेकिन जांचकर्ता को कुछ अजीब दिखाई दिया। जगुआर ने एक प्लेयर को भागने दिया था। किम अपनी मैजिक के जरिए उस दृश्य को देखता हुआ आगे बढ़ा। उसने कहा कि यहाँ लड़ाई हुई थी। इसी तरह उसे पता चला कि उस दानव से केवल एक ही प्लेयर लड़ रहा था। किम ने कहा कि यहाँ अभी भी फायर मैजिक के इस्तेमाल के निशान महसूस किए जा सकते हैं। साथ ही उस प्लेयर की सहन शक्ति भी बहुत अधिक थी, इसलिए उसका अनुमान था कि वो कोई मैजिक स्वॉर्ड्समैन हो सकता है। इसके बाद दोनों उस जगह पहुंचे जहां मुख्य युद्ध हुआ था। जांचकर्ता ने कहा कि इसी स्थान पर उस दानव को बहुत भारी चोट लगी थी, जिसने उसके शरीर पर जानलेवा घाव खोल दिया था। शिन समझ नहीं पा रही थी कि जो राक्षस सभी सुरक्षा अधिकारियों का सफाया कर चुका था, उसे कोई घायल कैसे कर सकता है। शुरुआत में किम को लगा था कि वो प्लेयर तलवारबाज था, लेकिन अब उसका विचार बदल रहा था। अब उसे लग रहा था कि शायद वो कोई ऐसा मैच था जिसकी डेक्सटेरिटी बहुत ऊंची थी और जो बेहद शक्तिशाली स्किल्स का इस्तेमाल कर रहा था। दोनों अगली जगह की ओर बढ़े जहां लड़ाई का अंतिम फैसला हुआ था। इससे कप्तान और भी ज्यादा उलझन में पड़ गई। दूसरी तरफ किम भी अपनी ही पुरानी बात को लेकर हैरान था कि वो प्लेयर मैच था, क्योंकि जो दृश्य वो अब देख रहा था उसमें बेहद खतरनाक नजदीकी लड़ाई भी थी और उसके बाद शक्तिशाली मैजिक का इस्तेमाल भी। ये प्लेयर तलवारबाज और मैच दोनों का मिश्रण था। वहाँ कोई शव नहीं मिला, इसलिए जांचकर्ता ने मान लिया कि वो जीव मरने के बाद आइटम्स या मैजिक क्रिस्टल्स में बदल गया होगा। शिन पूरी तरह उलझ चुकी थी। वैसे भी मैजिक स्वॉर्ड्समैन और मैज दोनों ही दुर्लभ होते हैं और आमतौर पर उन्हें बहुत खास वर्ग नहीं माना जाता, लेकिन इस व्यक्ति ने अकेले ही डंजन के स्तर से कहीं ऊपर के राक्षस का शिकार कर लिया था। किम ने कहा कि रिपोर्ट के अनुसार उस गुफा में प्रवेश करने वाले सबसे ऊंचे स्तर के प्लेयर का स्तर अधिक से अधिक 24 था। इसके अलावा वो व्यक्ति अधिकारियों में से भी नहीं था, क्योंकि सभी अधिकारी मारे जा चुके थे और बाहर मौजूद लोगों ने चल रहे संघर्ष की वजह से कुछ नहीं किया था। शिन के अनुसार कोई साधारण प्लेयर ऐसा कर ही नहीं सकता था। किम ने अनुमान लगाया कि शायद वो कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसने अपनी प्लेयर रजिस्ट्रेशन को लंबे समय से नवीनीकृत नहीं कराया हो, क्योंकि प्लेयर्स को ये केवल हर 2 साल में एक बार करना पड़ता है। लेकिन ये बात भी शिन को संतुष्ट नहीं कर सकी। उसके हिसाब से ऐसा प्लेयर ज्यादा से ज्यादा स्तर 50 तक पहुंच सकता था, और सबसे बड़ी बात, किसी भी गिल्ड से जुड़ा प्लेयर इस डंजन में दाखिल नहीं हुआ था। किम ने भी सहमति जताई और कहा कि ये पूरी स्थिति बेहद रहस्यमय है। अगर कोई बहुत शक्तिशाली प्लेयर उस गुफा में था भी, तब भी ये बात समझ से परे है कि वो शुरुआती स्तर के डंजन में आखिर भटक क्यों रहा था। शिन ने पूछा कि क्या उस प्लेयर का पता लगाने का कोई तरीका है। किम ने कहा कि उसकी विशेषज्ञता मुख्य रूप से राक्षसों का पीछा करने में है, लेकिन फिर भी वो कोशिश करने का वादा करता है। अधिकारी ने अपनी खास शक्ति का इस्तेमाल किया
उसने बताया कि लड़ाई खत्म होने के तुरंत बाद उस प्लेयर के निशान भी गायब हो गए थे। इस तरह की जमीन पर उसकी मैजिक के सहारे उस प्लेयर का पीछा करना बहुत मुश्किल होगा। शिन ने पूछा कि फिर वो राक्षस का पता कैसे लगा पाया। अधिकारी ने कहा कि राक्षस अपने पीछे ज्यादा साफ निशान छोड़ते हैं, जैसे ये विशाल पैरों का निशान। इसलिए अगर कोई प्लेयर लड़ाई नहीं कर रहा हो या मैजिक का इस्तेमाल न कर रहा हो तो उसके बारे में कुछ देख पाना बहुत कठिन होता है। ऊपर से उस व्यक्ति ने उसके बाद कोई मैजिक भी इस्तेमाल नहीं की थी। अगर उसने ऐसा किया होता तो किम उसका पता लगा सकता था। शिन को समझ आ गया कि उसने उससे लगभग नामुमकिन काम करने को कहा था, इसलिए उसने माफी मांगी। लेकिन किम ने ही माफी मांगते हुए कहा कि उसे अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। शिन ने कहा कि अब वे वापस लौट सकते हैं और अधिकारी भी सहमत हो गया। आखिरकार डंजन की जांच बंद कर दी गई। अपनी रिपोर्ट में शिन ने लिखा कि उस डंजन में प्रवेश करने वाले हर प्लेयर की जांच की जानी चाहिए। उसका अनुमान था कि जिस व्यक्ति ने उस राक्षस को हराया है उसकी ताकत स्तर 100 से भी ऊपर है, और अगर ऐसा कोई प्लेयर सच में मौजूद है तो उन्हें उसे अपनी तरफ लाना होगा, क्योंकि वे अपनी सारी प्रतिभाएं गिल्ड्स के हाथों खोते नहीं रह सकते। प्लेयर एसोसिएशन का संचालन सरकार करती थी, जबकि गिल्ड्स निजी संगठन थे। शुरुआत में एसोसिएशन का प्रभाव बहुत बड़ा था। उसके पास बड़ी संख्या में शक्तिशाली प्लेयर्स थे, लेकिन समय के साथ एसोसिएशन कमजोर होने लगी और गिल्ड्स मजबूत होती चली गई। इसकी एक बड़ी वजह ये थी कि एसोसिएशन की जिम्मेदारी ऐसे राजनेताओं को दे दी गई थी जिन्हें इस क्षेत्र की कोई समझ नहीं थी। उन्होंने देशभक्ति के नाम पर खिलाड़ियों को कम भुगतान देना शुरू कर दिया और शोषण करने वाले कॉन्ट्रैक्ट्स लागू कर दिए। दूसरी तरफ मीडिया निवेश से समर्थित गिल्ड्स बेहतर और अधिक न्यायपूर्ण भुगतान देने में सक्षम थी। बाद में एसोसिएशन ने अंदरूनी जांच शुरू की और भ्रष्टाचार से जुड़े राजनेताओं को बाहर निकाल दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उनके जाने के बाद उनकी जगह धीरे धीरे प्लेयर्स ने ले ली। नए नेतृत्व के तहत उन्होंने गिल्ड से मुकाबला करने के लिए अपने कॉन्ट्रैक्ट्स बेहतर किए और प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की तलाश शुरू कर दी। इसकी बदौलत प्लेयर एसोसिएशन अपनी खराब छवि से दूर निकलकर एक नए दौर में प्रवेश कर रही थी, लेकिन गिल्ड्स की तुलना में वे अभी भी कमजोर थे। शिन ने जोर देकर कहा कि ये नया खिलाड़ी शीर्ष स्तर का प्लेयर बनने की क्षमता रखता है। वे ये मौका किसी भी कीमत पर नहीं गवा सकते। दूसरी तरफ ट्रॉय कांसुंग रेड वुल्फ डंजन को पूरा करना चाहता था, क्योंकि बाकी सभी डंजन पहले ही साफ हो चुके थे। लेकिन समस्या ये थी कि उसके लिए कोई नया डंजन उपलब्ध ही नहीं था। दूसरे शहर में नायक सोच रहा था कि वो अपनी नई स्किल का स्तर कैसे बढ़ाए, क्योंकि इंटरनेट पर उसके बारे में कोई जानकारी मौजूद नहीं थी। शायद इसका राज केवल ये जानने में था कि उसे सही तरीके से कैसे इस्तेमाल किया जाए। दिक्कत ये थी कि वह एक पैसिव स्किल थी और उसके लिए खुद को घायल करना कोई समझदारी नहीं थी। होटल में चोय कांसुम ये सोच रहा था कि मैजिक स्टोन्स को कैसे छिपाया जाए। उसे डंजन के प्रवेश द्वार पर खड़े उन लोगों पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। नायक को एसोसिएशन के कर्मचारियों की नजरों से बचना था। आधिकारिक तौर पर ये जांच इसलिए की जाती थी ताकि कोई प्लेयर राक्षसों के अंडे या दूसरी दुनिया के खतरनाक पौधों के बीज बाहर न ला सके। लेकिन सच्चाई सब जानते थे। असली मकसद खिलाड़ियों द्वारा टैक्स चोरी रोकना था। नायक को पूरा यकीन था कि एसोसिएशन और गिल्ड्स के पास ऐसी कोई व्यवस्था जरूर होगी जिससे वे चीजों का पता लगा सके। उसे कोई रास्ता निकालना ही था। तभी उसे याद आया कि एक खास स्किल खरीदने के लिए उपलब्ध थी। वो स्किल एक ऐसी निजी जगह बनाती थी जहां केवल उसका मालिक ही प्रवेश कर सकता था और उसे नियंत्रित कर सकता था। हमेशा की तरह उसकी कीमत बहुत ज्यादा थी, लेकिन ये ऐसी स्किल थी जिसकी उसे निश्चित रूप से जरूरत पड़ने वाली थी। जैसे ही उसने खरीदने पर क्लिक किया, किताब तुरंत उसके हाथ में आ गई और बिना किसी झिझक के उसने वो स्किल सीख ली। इसमें कोई शक नहीं था कि ट्रॉय कांसुम अब पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो चुका था, लेकिन इसकी जांच करने के लिए उसने पर्सनल स्पेस स्किल सक्रिय की। उसके सामने एक पोर्टल खुल गया जिससे साबित हो गया कि ये सचमुच काम कर रही थी। अंदर का स्थान उसकी उम्मीद से कहीं बड़ा था, उस छोटे से स्टूडियो अपार्टमेंट से भी कई गुना बड़ा जिसमें वो कभी रहा करता था। इसके बाद उसने पोर्टल बंद किया और राक्षसों का शिकार करने निकलने के लिए तैयार हो गया। चोय हैंसन पोर्टल की ओर बढ़ा और उम्मीद करने लगा कि सब कुछ आसानी से हो जाए। वो चाहता था कि लोग उसे बस एक साधारण नए खिलाड़ी की तरह समझें, लेकिन जैसा अक्सर होता है, कोई न कोई ऐसा जरूर होता है जो कुछ नहीं भूलता।
एक कर्मचारी ने उसका बैज लिया और मशीन में स्कैन किया। सब कुछ ठीक लग रहा था और उसे जाने की अनुमति मिलने ही वाली थी कि तभी उस आदमी ने नायक से 1 मिनट रुकने को कहा। थोड़ी देर बाद उसने हमारे नायक की पहचान की पुष्टि कर दी। गुफा के अंदर पहुंचते ही उसने एक तेज वार में भेड़ियों को टुकड़ों में काट डाला। उसी समय एक नया संदेश सामने आया। ह्यूमनांग को एक दुर्लभ उपाधि मिली थी क्योंकि उसने 1000 रेड वुल्फ का शिकार पूरा कर लिया था। आखिरकार सब कुछ काफी आसानी से हो गया और पहले जो इतना तनाव बना हुआ था वो सिर्फ बायोमेट्रिक जांच के कारण था। इसी वजह से डंजन में प्रवेश करना भी आसान रहा। चोय कानुंग ने अपना पर्सनल स्पेस खोला और सारे रत्न उसके अंदर डाल दिए, लेकिन एक अपने पास रखा क्योंकि बाहर निकलते समय उसे कुछ न कुछ साथ ले जाना जरूरी था। जब उसके बैग की जांच की जा रही थी तो वो थोड़ा घबराया हुआ था, लेकिन अंत में कर्मचारी ने कहा कि सब कुछ ठीक है। इसके बाद वो ऐसे निकल गया जैसे ये उसका रोज का काम हो। अब नायक खुश हो सकता था क्योंकि उस पर बेवजह ध्यान नहीं जाएगा। 10 दिन बाद चोय हैंसन आखिरकार 10,000 रेड वुल्फ का शिकार पूरा करने में सफल हो गया। इसके बाद नायक ने उस दिन का शिकार यही रोकने और अपने सामान को व्यवस्थित करने का फैसला किया। उसे एक स्किल बुक मिली, लेकिन वो वही स्किल थी जो उसके पास पहले से मौजूद थी। दूसरी वाली किताब वो बाद में देखेगा क्योंकि फिलहाल यही वह चीज थी जिसकी उसे तलाश थी। रीजनरेटिव विंस एक पैसिव स्किल जो शरीर की रिकवरी को बढ़ाती थी। उसने तुरंत इस नई शक्ति को सीखने की अनुमति दे दी। तभी एक नया संदेश सामने आया। किसी कारण से नायक इस नई स्किल को सीख नहीं पा रहा था। ट्रॉय कुनसुंग समझ नहीं पा रहा था कि आखिर क्या करे। उसने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं सुना था। असल में हुआ ये था कि अमरता की पुस्तक ने इस स्किल को अपने अंदर समाहित कर लिया और खुद को और भी मजबूत बना लिया। एक बार फिर हमारा नायक पूरी तरह अनजान रह गया। जब उसने अपनी स्किल स्टेटस विंडो देखी तो ऐसा लगा जैसे कुछ भी नहीं बदला हो। लगता था कि रीजनरेटिव विंस दूसरी स्किल का हिस्सा बन चुकी थी, लेकिन ये साफ नहीं था कि वो कितनी बेहतर हुई है। नायक ने अपना खंजर निकाला और अपनी ही त्वचा पर कट लगा दिया। थोड़ी ही देर में घाव भर गया, लेकिन देखने में कोई खास बदलाव नहीं लगा। शायद अपनी स्किल को विकसित करने के लिए उसे और ज्यादा स्किल बुक्स को अपने अंदर समाहित करना होगा। समस्या ये थी कि उदाहरण के लिए इस किताब की कीमत ही 30 मिलियन थी, जबकि इसका फायदा बहुत कम था। आखिर में वो डंजन से बाहर निकला और फोन इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ने लगा। तभी एक अनजान नंबर से कॉल आई। नायक ने कॉल उठाने का फैसला किया। दूसरी तरफ मौजूद व्यक्ति पहले से जानता था कि वो ट्रॉय कुंग से बात कर रहा है। कॉल सेकंड सपोर्ट टीम के लीडर की थी। ये सुनते ही वो थोड़ा घबरा गया। नायक ने कहा कि वो तो सिर्फ ये सुनने की उम्मीद कर रहा था कि उसकी शर्तें मान ली गई है। कॉल करने वाले को 100 बिलियन वाले कॉन्ट्रैक्ट की बात अच्छी तरह याद थी। इसी वजह से उन्होंने उसकी मांगे स्वीकार करने का फैसला किया था और अब वे कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करने के लिए मिलना चाहते थे। ट्रॉय हुन को लगा कि शायद ये कोई धोखा है, लेकिन उस आदमी ने जोर देकर कहा कि ऐसा नहीं है। उसने बताया कि इतनी बड़ी रकम का मामला होने के कारण वे इसे बहुत गंभीरता से संभाल रहे हैं। कुछ पल के लिए नायक के पास शब्द ही नहीं बचे। उसने कहा कि फिलहाल वो मुलाकात के लिए बहुत थका हुआ है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट पहले देखना चाहता है। आदमी ने कहा कि वो तुरंत भेज देगा। अभी भी पूरी तरह भरोसा न होने के कारण नायक ने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट देखने के बाद वो दोबारा कॉल करेगा। उसने फोन रख दिया और थोड़ी ही देर बाद कॉन्ट्रैक्ट उसके पास पहुंच गया। बाद में चोय कुनान एक लॉ फर्म गया। वकील ने दस्तावेज को ध्यान से देखा और पहली नजर में सब कुछ ठीक लगा, लेकिन कुछ देर बाद उसने कई ऐसी शर्तें देखी जो गिल्ड चाहे तो नायक के खिलाफ इस्तेमाल कर सकती थी। ट्रॉय कुनुम जानना चाहता था कि वे शर्तें क्या है। पहली शर्त ये थी कि अगर वो ऐसा कोई काम करता है जिससे गिल्ड की छवि को नुकसान पहुंचे तो कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया जाएगा और ये फैसला गिल्ड के अधिकारी करेंगे। दूसरी शर्त के अनुसार अगर गिल्ड को लगे कि खिलाड़ी उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर रहा है तो वे कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर सकते हैं। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने की सजा भी काफी बड़ी थी। ऐसी किसी भी स्थिति में नायक को बोनस की राशि का 10 गुना भुगतान करना पड़ता। अब नायक का धैर्य इन लोगों के साथ जवाब देने लगा था। वकील के अनुसार सबसे अच्छा तरीका ये था कि वे एक बैठक तय करें और इन शर्तों को बदलवाएं। साथ ही बोनस की रकम को स्पष्ट रूप से तय किया जाए, न कि उसे 10 गुना जैसी किसी शर्त से जोड़ा जाए। नायक ने गिल्ड के प्रतिनिधि को फोन करने की कोशिश की। उसे पता था कि उसे शांत रहकर बात करनी होगी, लेकिन ये आसान नहीं होने वाला था।
उसने उस पहले बिजनेस मैनेजर को कॉल किया जिसने पहले उससे सौदा करने की कोशिश की थी। इस बार उस आदमी ने 50 बिलियन का बोनस देने की पेशकश की। चोई हुनन ने कहा कि वो 100 बिलियन चाहता था। बातचीत करने वाला व्यक्ति ये बात जानता था, लेकिन उसका कहना था कि वास्तविकता में इतनी बड़ी रकम देना आसान नहीं है। सच कहें तो 50 बिलियन की मंजूरी लेने के लिए भी उसे काफी संघर्ष करना पड़ा था। इस स्थिति में चोई कुंग ने कहा कि वो इस बारे में सोचेगा। ये सुनकर वो आदमी भी हैरान रह गया। इसके बाद उसने कॉन्ट्रैक्ट हमारे नायक को भेज दिया। ट्रॉय कुंग ने दस्तावेज को देखा। ये पहले वाले कॉन्ट्रैक्ट जैसा ही था, फर्क सिर्फ बोनस की राशि का था। वकील ने पूछा कि क्या सब ठीक रहा। हमारे नायक ने हाँ कहा और उससे नए दस्तावेज की समीक्षा करने को कहा। आदमी खुशी खुशी तैयार हो गया, लेकिन वापस आने पर उसे कुछ अजीब लगा। वकील को शक था कि ये कॉन्ट्रैक्ट उसी व्यक्ति ने नहीं लिखा जिसने पहला कॉन्ट्रैक्ट लिखा था। ट्वी खान ने पूछा कि उसे ये कैसे पता चला। वकील ने कहा कि ढांचा तो लगभग एक जैसा है, लेकिन कुछ अंतर साफ दिखाई देते हैं। सबसे पहले इस कॉन्ट्रैक्ट में नुकसान पहुंचाने वाली शर्तें कम थी और जुर्माने की राशि भी बोनस के 10 गुना से घटाकर 5 गुना कर दी गई थी। नायक जानना चाहता था कि एक ही गिल्ड 2 अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स क्यों दे रही है। वकील का अनुमान था कि गिल्ड के अंदर किसी तरह का सत्ता संघर्ष चल रहा है, लेकिन हमारे नायक के लिए ये अच्छी खबर थी, क्योंकि इसका मतलब था कि वह और बेहतर सौदा हासिल कर सकता है। इसलिए नायक ने वकील से कहा कि पहले कॉन्ट्रैक्ट को आधार बनाकर एक नया कॉन्ट्रैक्ट तैयार करे, लेकिन बिना किसी चालबाजी वाली शर्तों के। होटल में चोई हानुंग ने इंटरनेट खंगाला और जल्दी ही उसे पता चल गया कि गिल्ड मास्टर और वाइस लीडर के बीच विवाद चल रहा है। यही वजह थी कि हमारे नायक का मन उनके साथ थोड़ा खेल खेलने का हुआ। इसलिए उसने सबसे पहले सपोर्ट टीम के दूसरे लीडर सईयों को फोन किया। जाहिर है आदमी हैरान रह गया और उम्मीद करने लगा कि उसके ग्राहक ने फैसला कर लिया होगा। हुन ने कहा कि उसे और बड़ा बोनस चाहिए। अब उसने 200 बिलियन की मांग रख दी। पहले तो सामने वाले को झटका लगा, फिर उसने कहा कि शायद ये संभव नहीं होगा। तब नायक ने बिना देर किए अपनी मांग बढ़ाकर 300 बिलियन कर दी। सईयों ने आखिरकार सच बोल दिया और पूछा कि क्या हमारा नायक उसके साथ खेल खेल रहा है। ट्रॉय कांसुंग ने कहा कि उससे पहले ही टीम लीडर गो जिनसुक संपर्क कर चुका है, जिससे साफ पता चलता है कि उनके बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। सईयो पूरी तरह उसके जाल में फंस गया और आखिर में उसने वादा कर दिया कि दूसरी तरफ से जो भी प्रस्ताव मिलेगा वो उसकी बराबरी करेगा। जाहिर था कि दोनों एक दूसरे से नफरत करते थे। अब नायक ने गो को फोन लगाया। टीम लीडर खुश हो गया और पूछा कि क्या हमारे नायक ने कॉन्ट्रैक्ट देख लिया है। नायक ने कहा कि हाँ, और वो तो उस पर हस्ताक्षर भी करना चाहता था। स्वाभाविक रूप से गो ने मुलाकात का सुझाव दिया, लेकिन चुरोहुन ने कहा कि उसने अपना विचार बदल लिया है। ये सुनकर आदमी पूरी तरह उलझ गया। हमारे नायक ने कहा कि वह उसे एक कॉन्ट्रैक्ट भेजने वाला है जो उसे संदेश में मिला था। गो ने दस्तावेज देखने के लिए थोड़ा समय मांगा। जैसे ही उसे कॉन्ट्रैक्ट मिला, नायक ने कहा कि पहले वे अपनी अंदरूनी समस्याएं सुलझाएं, फिर बात करेंगे। तब तक 100 बिलियन का बोनस बहुत कम है। अब वो 200 बिलियन चाहता है, बल्कि 300 बिलियन ज्यादा उचित रहेगा। ये सुनकर आदमी पूरी तरह चकरा गया, लेकिन अगर उसे मंजूर नहीं है तो वो मना कर सकता है। इतना कहकर नायक ने फोन काट दिया। इसके बाद उसने कॉल की ऑडियो एडिट की और दोनों लोगों को भेज दी। फिर तुरंत अपना फोन फेंक दिया। दोनों ने एडिटेड ऑडियो सुनी और उनके चेहरों के भाव देखकर साफ था कि मामला अच्छा नहीं होने वाला। 1 महीने बाद वाइस लीडर सोच रहा था कि चोई कांसुंग आखिर गायब कहाँ हो गया। सईयों ने बताया कि जिन डंजनों का प्रबंधन उनके पास था, उनमें नायक कहीं दिखाई नहीं दिया। उसने कुछ लोगों को उसकी तलाश में भी भेजा था, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। बॉस गुस्से में चिल्लाया कि वो पूरी तरह निकम्मा है। उसे परवाह नहीं कि कैसे, वो बस उस लड़के को ढूंढ निकालना चाहता था। चोई हैंसन की वजह से हुई घटना के बाद गिल्ड 2 हिस्सों में बंट गई थी। लीडर और वाइस प्रेसिडेंट के बीच के संघर्ष के कारण सईयों को एसोसिएशन के रिकॉर्ड देखने का मौका मिल गया था, लेकिन सरकारी दस्तावेजों को इस तरह देखना पूरी तरह कानूनी नहीं था। फिर भी ये उनकी सबसे बड़ी समस्या नहीं थी। असली समस्या ये थी कि ट्रॉय हैंसन पूरी तरह गायब हो चुका था। बॉस ने पूछा कि क्या नायक किसी दूसरी गिल्ड में चला गया। सईयों के अनुसार शायद नहीं, लेकिन ये जवाब सुनते ही वाइस प्रेसिडेंट भड़क उठा और उसे अपनी नजरों से दूर हो जाने को कहा। दरवाजा बंद होते ही उसने गुस्से में एक कप भी तोड़ दिया। सईयो गलियारे से गुजरते हुए सबसे बचने की कोशिश कर रहा था। वो बेहद घबराया हुआ था।
इसकी वजह थी वे लीक हुई ऑडियोज। उन्हीं की वजह से ज्यादातर टीमें दूसरी तरफ के गुट में चली गई थी। उसे हर हाल में ट्रॉय तुनान को ढूंढना था। दूसरी तरफ हमारे नायक के लिए सिर्फ शिकार से मिलने वाले पॉइंट्स ही काफी थे। इसी तरह वो हर दिन 600,000 कमा रहा था। धीरे धीरे वो अपनी मंजिल के करीब पहुंच रहा था। उसकी बिक्री भी अच्छी चल रही थी। अगर वो इसी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा तो जल्द ही अपना लक्ष्य हासिल कर लेगा। हमारे नायक को सिर्फ एक शिकायत थी, बिक्री की विंडो थोड़ी बड़ी होनी चाहिए थी, क्योंकि उसे हर आइटम अलग अलग दर्ज करना पड़ता था। अगर वो कई आइटम्स एक साथ दर्ज कर पाता तो कहीं बेहतर होता। वैसे भी वो अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बाहर नहीं निकाल सकता था। ट्रॉय कुनाम ने पूछा कि क्या लेवल अप करने का कोई तरीका है। एक ऐसा यूजर जो दवाइयां बेचता था उससे कहीं ज्यादा आइटम्स दर्ज कर सकता था। पता चला कि अगले स्तर तक पहुंचने के लिए उसे 10 बिलियन पॉइंट्स चाहिए थे और हमारा नायक पहले ही आधे रास्ते तक पहुंच चुका था। तभी बात करते करते पीछे से एक राक्षस उस पर हमला करने आ गया। उसने अपने भाले से वार किया, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर एक जोरदार लात पड़ी और वो जमीन पर जा गिरा। फिर नायक ने मैजिक मिसाइल तैयार किया और राक्षस को उड़ा दिया। लेकिन मामला इतना आसान नहीं था। राक्षसों का एक पूरा झुंड वहां पहुंचा। इतना ही नहीं, उनकी जीभ में तेजाब था। पूरा समूह एक साथ उस पर टूट पड़ा। हमारे नायक ने फायरबॉल सक्रिय किया और सभी को हवा में उछाल दिया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। वे बिना किसी डर के फिर से हमला करने दौड़ पड़े। अब हमारा नायक इतना चिढ़ चुका था कि उसने अपनी तलवार निकाल ली। इस बार उसने खुद हमला शुरू किया। राक्षस को समझ भी नहीं आया कि क्या हुआ। तभी वो वार का शिकार हो गया। ट्रॉय हुनसुंग इतना तेज था कि एक ही झटके में 2 राक्षसों को काट गिराया और उसकी तलवार उनके खून को अपने अंदर सोखने लगी। लेकिन नायक को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। यहाँ मौजूद हर दुश्मन अब भी एक ही वार में ढेर हो रहा था। इसी बीच ऐसा लगा कि किसी ने उसकी बैटरीज खरीद ली थी और उसके लिए एक नई परेशानी सामने आ गई। ट्रॉय खान अब इस स्थिति से चिढ़ने लगा था। एक यूजर लगातार संदेश भेज रहा था कि बैटरीज आधी कीमत पर बेची जाए और बाकी संदेशों में भी वही बात लिखी थी। हमारे नायक ने उस व्यक्ति की प्रोफाइल देखने का फैसला किया। साफ दिखाई दे रहा था कि वो कई तरह की चीजें बेचता था, लेकिन उसने नायक से सिर्फ बैटरीज ही खरीदी थी। अगर वो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स खरीद रहा होता तो बात अलग थी, लेकिन ये आदमी सिर्फ इस्तेमाल करके फेंक देने वाली बैटरीज खरीद रहा था। ऊपर से वो कम कीमत की मांग भी कर रहा था। हमारे नायक को समझ नहीं आया कि वो ऐसा क्यों करे। उसने जल्दी से नए आइटम्स दर्ज कर दिए। कुछ ही देर बाद बैटरीज फिर बिक गई, लेकिन ट्रॉय हाम को पहले से इसकी उम्मीद थी और जैसा उसने सोचा था, एक और शिकायत आ गई। शुरुआत में नायक थोड़ा उलझ गया, लेकिन जल्दी ही उसे समझ आ गया कि ये आदमी उसे कारोबार से बाहर करना चाहता है। इसलिए उसने चुनौती स्वीकार कर ली। रो देखना चाहता था कि नायक कितनी दूर तक जा सकता है। उसे शक था कि उसे हराना आसान नहीं होगा। रो भी कभी बाय एंड सेल एबिलिटी वाला एक नया खिलाड़ी था। उसी शक्ति की बदौलत वो मजबूत बना था और आखिरकार अपने पूरे ग्रह का शासक बन गया था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि ये आसान था। उसने चाहे जितने भी पॉइंट्स बचाए हों, वे कभी पर्याप्त नहीं होते थे। सिस्टम का इस्तेमाल करना आसान था, लेकिन पॉइंट्स इकट्ठा करना हमेशा मुश्किल रहता था। ग्रो अच्छी तरह जानता था कि ज्यादातर लोग शिकार करके पॉइंट्स कमाते हैं और फिर स्किल्स खरीदकर खुद को मजबूत बनाते हैं। लेकिन कभी कभी कोई अलग तरह का व्यक्ति भी सामने आ जाता था। ऐसा व्यक्ति जो अपने ग्रह की अनोखी चीजें बेच सकता था। ग्रो की नजर में चाहे वे चीजें पूरी तरह मोनोपोली में क्यों न हो, बाकी लोग सिर्फ सामान पहुंचाने वाले थे। वो उस व्यक्ति के सारे सामान खरीद लेता और फिर शिकायत दर्ज कर देता, जिससे उस व्यक्ति का अकाउंट 3 महीने के लिए निलंबित हो जाता। उसके बाद वो यही प्रक्रिया दोहराता रहता। सामने कोई भी हो, ये तरीका हमेशा काम करता था। आखिरकार बेचने वाले को ग्रो की मर्जी के हिसाब से सामान बेचना पड़ता। फिर वो उस सामान की मोनोपोली अपने हाथ में ले लेता और दोबारा विक्रेता को निलंबित करवा देता। लेकिन इस बार कुछ गड़बड़ थी। बिक्री के लिए अब कोई बैटरी बची ही नहीं थी। लगता था कि नायक का पूरा स्टॉक बिक चुका था। हमारा नायक सीधे मॉल पहुंचा और एक भरी हुई शॉपिंग कार्ट के साथ बाहर निकला। टॉय हुन समझ चुका था कि कोई उसका कारोबार बंद करवाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो अपना सारा सामान पहले ही बेच चुका था। फिर भी उसका इरादा हार मानने का नहीं था। अब दूसरे दौर की शुरुआत होने वाली थी। खरीद बिक्री की जंग शुरू हो गई, लेकिन दूसरे खिलाड़ी भी सामान खरीद रहे थे।
कीमत दोगुनी होने के बाद भी सामान बिकता रहा। दुर्भाग्य से ग्रो देरसबेर उसके बराबर पहुंच ही जाता, लेकिन अगर टकराव होना ही था तो नायक ने कीमत सीधे 3 गुना कर दी। नतीजा ये हुआ कि उसके पॉइंट्स 10 बिलियन से ऊपर पहुंच गए। अब वो रेयर स्तर पर पहुंच चुका था और उसकी बिक्री विंडो में 100 तक आइटम्स रखे जा सकते थे। शुरुआत में नायक को ग्रो पर गुस्सा आया था, लेकिन अब वही व्यक्ति नुकसान से ज्यादा फायदा पहुंचा चुका था। हालांकि ये काफी जोखिम भरा था। शिकायतों की संख्या लगभग उत्पादों के बराबर पहुंच गई थी। टू हुनाम ने बिक्री के लिए सामान बदलने का फैसला किया। अब वो देखना चाहता था कि उसका प्रतिद्वंद्वी कैसी प्रतिक्रिया देता है। ग्रो ने सोचा कि लड़के ने हार मान ली है, शायद उसे नया स्टॉक लाने की जरूरत है। यही हाल ग्रो का भी था, क्योंकि उसे भी भारी नुकसान हुआ था। जब बैटरीज की कीमत 4 गुना हो गई थी, वही उसके लिए सबसे बुरा समय था। वो हमारे नायक पर बेहद गुस्सा था, फिर भी वो पीछे नहीं हट सकता था। ग्रो को लगा कि उसने ठीक समय पर नायक को उसकी सीमा तक धकेल दिया है। तभी कुछ अजीब हुआ। इस बार उसे बिक्री में एक कैंपिंग बैटरी दिखाई दी। उसे देखते ही ग्रो घबरा गया। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि चोए हैंसन के पास ऐसा तुरुप का पत्ता भी था। इतना ही नहीं, बिक्री में 70 से ज्यादा बैटरीज दर्ज थी, जिनकी कुल कीमत 2.1 बिलियन से भी अधिक थी। सबसे बड़ी समस्या ये थी कि शायद उसके पास और भी स्टॉक मौजूद हो। अगर ऐसा था तो ग्रो को और भी बड़ा निवेश करना पड़ता। अगर उसे जरा भी भरोसा होता तो वो बिना सोचे सब खरीद लेता। लेकिन समस्या ये थी कि उसे इस लड़के की सीमा का अंदाजा ही नहीं था। आखिरकार ग्रो ने हार मान ली। एक और बिक्री सफलतापूर्वक पूरी हुई और इस बार कोई नई शिकायत भी नहीं आई। इसका मतलब था कि उसका प्रतिद्वंद्वी पीछे हट चुका था और कैंपिंग बैटरीज उसी के नियमित ग्राहकों ने खरीद ली थी। थोड़ी देर बाद ग्रो को एहसास हुआ कि बैटरीज दोबारा बेचने के लिए खरीदी गई थी और ये देखकर नायक हंसी से फूट पड़ा। हालांकि उसी की वजह से हमारे नायक की बिक्री उम्मीद से कहीं ज्यादा हो गई थी। घर लौटने पर नायक ने कुछ ऐसा देखा जिससे उसे लगा कि अपनी दुकान को और बेहतर बनाना चाहिए। शायद उसे कोई दिलचस्प चीज दिख गई थी। दूसरी दुनिया में एक दानव लड़की ने देखा कि बिक्री में एक आर्केड मशीन और गेम्स का बंडल जोड़ा गया है। उसके पास पहले से निंटेंडो था, इसलिए वो तय नहीं कर पा रही थी कि इसे खरीदना चाहिए या नहीं। चोए कुंग अब निश्चित रूप से पहले से ज्यादा अमीर हो चुका था। उसके पास 14 बिलियन पॉइंट्स थे, लेकिन हेरोइक स्तर तक पहुंचने के लिए उसे ट्रिलियन के स्तर तक जाना होगा। किसी कारण से उस स्तर तक पहुंचना बेहद कठिन था। हमारा नायक जानता था कि वहां तक पहुंचने में बहुत लंबा समय लगेगा, लेकिन अगर वो हेरोइक स्तर तक पहुंच गया तो वो शायद वो एलिक्सर बेच सकेगा जिसकी उसके पिता को जरूरत थी, और बढ़े हुए बिक्री स्लॉट्स के अलावा भी उसे कई फायदे मिल सकते थे। थोड़ा आराम करते हुए नायक ने देखा कि उसके उत्पादों पर रिव्यूज आ रहे हैं। पहला रिव्यू बाराकुट नाम के व्यक्ति का था, जिसने निंटेंडो को मजेदार बताया था, लेकिन बाकी लोग शिकायत कर रहे थे कि उसका कोई खास उपयोग नहीं है। उसी व्यक्ति ने शेवर की भी आलोचना की और कहा कि ये सिर्फ दाढ़ी वालों के लिए काम की चीज है। दूसरे प्रोफाइल्स भी उसकी बात से सहमत दिखाई दिए। बाराकुट का नाम हर जगह दिखाई दे रहा था। वो लगभग हर उत्पाद पर रिव्यू छोड़ रहा था, लेकिन नई बैटरी पर लोग नाराज थे कि पुराने स्टॉक खरीद लेने के बाद ही नायक ने बेहतर बैटरी बेचना शुरू किया। लगता था कि लोग अब धीरे धीरे समझदार हो रहे थे। हैसुंग जानता था कि ऐसे उत्पाद भी मौजूद हैं जो मैजिक स्टोन्स की मदद से लगभग अनंत ऊर्जा दे सकते हैं, लेकिन उनकी कीमत इतनी अधिक थी कि उन्हें बेचना लाभदायक नहीं था। इसके अलावा आर्केड मशीन के रिव्यूज काफी अच्छे आ रहे थे। नायक ने खरीदारी विंडो में मौजूद वस्तुओं को देखने का फैसला किया। वहां उसे बिक्री के लिए एक ड्रैगन एग दिखाई दिया, लेकिन उसकी कीमत बहुत ज्यादा थी। बाराकुट ने रिव्यू में लिखा था कि पालतू ड्रैगन रखना शानदार अनुभव है, लेकिन उसे खिलाना पिलाना बहुत मुश्किल पड़ता है और 30 बिलियन की कीमत होने के कारण उसे खरीदना भी आसान नहीं है। ट्रॉय खानसन अपने बिस्तर पर लेट गया और सोचने लगा कि वो लेजेंडरी एलिक्सर आखिर कितनी महंगी होगी। तभी उसकी माँ का फोन आया। हमारा नायक हैरान था कि इस समय उसकी माँ उसे क्यों फोन कर रही है। उसकी माँ जानना चाहती थी कि क्या वो सिउ डूम नाम के किसी व्यक्ति को जानता है। पहले तो नायक को याद नहीं आया, लेकिन फिर उसकी माँ ने बताया कि वो सिवा गिल्ड की सपोर्ट टीम का सदस्य है। ये सुनते ही ट्रॉय हानुंग को अचानक याद आ गया कि वो कौन है। फिर उसकी माँ ने बताया कि वो आदमी उसके घर तक पहुंच चुका था। हमारा नायक जानना चाहता था कि क्या वो आदमी यूं ही अचानक उसके घर पहुंच गया था। उसकी माँ ने बताया कि वो अभी भी घर के बाहर खड़ा है। ट्रॉय हुनेन ने कहा कि वो तुरंत सईयों को फोन करेगा, लेकिन अपनी माँ से कहा
कि किसी भी हालत में उसके लिए दरवाजा मत खोलना। जाहिर है उसकी माँ चिंतित हो गई, लेकिन उसके बेटे ने वादा किया कि वो बाद में सब कुछ समझा देगा। फोन रखने से पहले उसकी माँ ने उसे सावधान रहने को कहा। नायक ने भरोसा दिलाया कि सब ठीक रहेगा। इसके तुरंत बाद चोय कुंग ने सैयो को फोन लगाया। स्वाभाविक रूप से वो आदमी खुश हो गया कि आखिरकार उसकी हमारे नायक से बात हो रही है। बिना समय गवाए नायक ने पूछा कि वो उसकी माँ के घर क्यों गया था। उस आदमी ने कहा कि वो बस एक सामान्य मुलाकात थी, उसके पीछे कोई छिपा हुआ मकसद नहीं था। उसके अनुसार नायक की माँ को भी उस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि ये उसके पिता के लिए महत्वपूर्ण था। लेकिन हमारे नायक ने साफ कहा कि हस्ताक्षर उसे करने हैं। इस पर सैयो ने कहा कि ऐसे फैसले पूरे परिवार के साथ मिलकर लेने चाहिए। जाहिर है नायक इससे सहमत नहीं था। आदमी का मानना था कि नायक बहुत सख्ती दिखा रहा है, जबकि उन्होंने उसकी मांगी हुई रकम तक मंजूर करवा दी थी। लेकिन चोय कुन कॉन्ट्रैक्ट को उसी नजर से नहीं देखता था। स्वाभाविक रूप से सैयो ऐसे व्यवहार कर रहा था जैसे उसे कुछ पता ही न हो, जिससे नायक और ज्यादा चिढ़ गया, क्योंकि वो उन शर्तों के बारे में जानता था। सैयो थोड़ा घबराया हुआ था। उसने कहा कि वे क्लॉजेस सिर्फ एहतियात के तौर पर रखी गई थी, और अगर नायक उतना ही अच्छा निकला जितनी उन्हें उम्मीद है तो कोई समस्या नहीं होगी। फिर वही सवाल सामने आया, अगर वो अपना स्टेटस विंडो नहीं दिखाए तो क्या होगा। सैयो ने ये दिखाने की कोशिश की कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसकी घबराहट फोन पर साफ महसूस हो रही थी। ट्रॉय हैंसन को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि स्यू गिल्ड ये समझ पाएगी कि उसकी शक्तियां कैसे काम करती है, खासकर जब उन्हें उसका स्तर केवल 1 दिखाई देगा। नायक ने कहा कि वो अब फोन रख रहा है और अपना नंबर भी बदल देगा, इसलिए अगर सैयो दोबारा फोन करेगा तो कोई जवाब नहीं मिलेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, वो आदमी कभी उसकी माँ के पास दोबारा न जाए। ये उसकी आखिरी चेतावनी थी। एक बार फिर सैयो के हाथ कुछ नहीं लगा। वो अपनी असफलता से परेशान और बेचैन था। इसके बाद उसने टीम लीडर को फोन किया। वो जानना चाहता था कि क्या वे चोय कुंग का पता लगा पाए। जवाब था हाँ, लेकिन नायक किसी भी गिल्ड के नियंत्रण वाले क्षेत्र में नहीं था। तब सैयो ने उन्हें वुआन को फोन करने का आदेश दिया और कहा कि अब कार्रवाई की जाए। बिक्री विभाग का लीडर हमारे नायक की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता था। ये सिर्फ एक धमकी थी ताकि वो डरकर वापस आए और गिल्ड से सुरक्षा मांगे। दूसरी तरफ कोई हुनसुंग फिर से खरीदारी में लगा हुआ था, क्योंकि उसके सामान हाल में बहुत तेजी से बिक रहे थे। हमेशा की तरह वो फोन चलाते हुए अपनी ट्रॉली भर रहा था, लेकिन इस बार हमारा नायक एक कपड़ों की दुकान के सामने रुका और कुछ देर बाद कपड़ों से भरे बैग लेकर बाहर निकला। इसके साथ ही उसकी खरीदारी पूरी हो गई। बाद में वो पोर्टल की ओर बढ़ा। अब वो शिकार के लिए तैयार था। राक्षसों के एक समूह ने अपने इलाके में घुसे इस घुसपैठिए को देखा और झुंड बनाकर उस पर टूट पड़े। केवल एक वार में हमारे नायक ने 2 राक्षसों को एक साथ गिरा दिया। फिर उसने अपनी तलवार का कोण बदला और एक मेंढक जैसे राक्षस को बीच से 2 हिस्सों में काट दिया। इसके तुरंत बाद नायक हवा में उछला और फायरबॉल का इस्तेमाल करते हुए पूरे इलाके को आग की लपटों में बदल दिया। 5 घंटे बाद चोय हैंसम ने 10,000 फ्रॉगमैन का शिकार पूरा कर लिया। उसे लगा कि ये उम्मीद से कहीं ज्यादा जल्दी हो गया। एक और दिन का काम खत्म हुआ और नायक बिना किसी परेशानी के पोर्टल से बाहर निकल आया। इस बार उसने उसी दिन गॉब्लिन डंजन जाने का फैसला किया, लेकिन कुछ अजनबी लोग जैसे उसका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने दूर से ही अपने लक्ष्य की पहचान कर ली। फिर समूह का एक सदस्य उसका पीछा करने निकल पड़ा। शायकुन पोर्टल पार करके एक जंगल में पहुंचा। इस तरह के बायोमी में आने का ये उसका पहला अनुभव था। अब घुसपैठ शुरू करने का समय था। नायक ने स्टेल्थ सक्रिय की और जंगल के अंदर गहराई तक बढ़ने लगा। उसे गॉब्लिन्स का एक बड़ा समूह दिखाई दिया, इसलिए उसने शिकार शुरू करने का फैसला किया। वे छोटे जीव मैजिक मिसिल्स के सामने टिक ही नहीं पाए। गॉब्लिन्स झुंड बनाकर उसकी ओर दौड़े, लेकिन नायक ने फायरबॉल से उन्हें उड़ा दिया। मगर लड़ाई खत्म नहीं हुई थी। एक और समूह उसकी तरफ बढ़ रहा था। ट्रॉय हैंसन इन जीवों को काफी चतुर मानता था, लेकिन वे भी कुछ ही पलों में उड़ाकर रख दिए गए। झुंड बहुत बड़े थे और लगातार आते जा रहे थे। नायक उनकी संख्या कम करने के लिए लाइटनिंग बोल्ट्स का इस्तेमाल करता रहा। तभी जब उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, एक हमला अचानक उसकी ओर आया, लेकिन हमारे नायक ने अपने हाथ से ही उसे रोक दिया। गॉब्लिन्स जहरीले फूकने वाले तीर इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन उसकी चादर ही उन हमलों को रोकने के लिए काफी थी।
एक ही हरकत में उन जीवों को जमीन पर रेंगने पर मजबूर कर दिया गया। हमारा नायक एक पेड़ पर चढ़ गया। ऊपर से उसने पूरे युद्ध क्षेत्र को देखा। जीव लगातार आते जा रहे थे, इसलिए वो नीचे कूदा और एक को सीधे जमीन में दे मारा। आखिरकार उन जीवों के चेहरे पर डर दिखाई देने लगा, लेकिन नायक ने उन्हें संभलने का मौका नहीं दिया और एक को बीच से 2 हिस्सों में काट डाला। जब जमीन पूरी तरह क्रिस्टल से भर गई तो उसने उस दिन का शिकार समाप्त मान लिया। उसने पोर्टल खोला और अपना सामान रखने की तैयारी करने लगा। तभी उसे किसी के पास आने का एहसास हुआ। कोई हैंसुंग को पहले लगा कि शायद और गॉब्लिन्स आ गए हैं, लेकिन इस बार सामने एक आदमी था। उसने पूछा कि उसकी शिकार भूमि में घुसने की हिम्मत किसने की, और वो अकेला भी नहीं था। नायक ने यहाँ किसी दूसरे प्लेयर को देखने की उम्मीद नहीं की थी और देखने से साफ लग रहा था कि वे लोग ट्रॉय हानुंग के पीछे आए थे। जाहिर है हमारा नायक समझ नहीं पा रहा था कि आखिर मामला क्या है। उनके नेता ने कहा कि उसके इलाके में कोई भी शिकार नहीं कर सकता। शू कुनसुंग ने जवाब दिया कि उसने भी बाकी सबकी तरह यहाँ आने के लिए भुगतान किया है, लेकिन समूह के नेता ने कहा कि ये पूरा इलाका उसी का है, इसलिए अब नायक को अपने सारे मैजिक स्टोन्स उनके हवाले करने होंगे और ऊपर से उसे अपनी सारी इक्विपमेंट भी उनके हवाले करनी होगी, क्योंकि उन्होंने इतनी परेशानी उठाई थी। हमारे नायक ने कभी नहीं सोचा था कि उसे सचमुच ऐसे गुंडों का सामना करना पड़ेगा। उसने इस तरह की बातें सिर्फ इंटरनेट पर सुनी थी। श्याम ने उन्हें चेतावनी दी कि वे बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। समूह का नेता उसे कुछ समझाने का फैसला करता है। डंजन के अंदर आधुनिक हथियार और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस काम नहीं करते, इसलिए यहाँ जो भी समस्या होती है वो सिर्फ एक इंसान और दूसरे इंसान के बीच की बात बन जाती है। अगर कोई जानलेवा हादसा हो जाए तो उसका दोष आसानी से किसी राक्षस पर डाल दिया जाता है। संदेश बिल्कुल साफ था, वे खिलाड़ियों को लूटते थे और इसके लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। लेकिन नायक एक बात नहीं समझ पा रहा था, उस पूरे युद्ध क्षेत्र को देखने के बाद भी वे उसे धमकाने की हिम्मत कैसे कर रहे थे। इंतजार करते करते नेता का धैर्य खत्म हो गया और उसने अपने आदमियों को हमला करने का आदेश दे दिया, लेकिन चो हुनांग को वे लोग बेहद धीमे लगे। पहला भाला उसके पास से निकलकर जमीन में जा धंसा। उससे भी बुरी बात ये थी कि वो वार गंभीर चोट पहुंचाने के इरादे से किया गया था। अगले ही पल बाकी लोग भी टूट पड़े। एक ही वार में उसने पहले हमलावर की तलवार काट दी, फिर नायक ने उसे लात मारकर दूर फेंक दिया। तीसरा आदमी काली तलवार उठाकर हमला करने आया, लेकिन एक घूंसे में ही वो भी लड़ाई से बाहर हो गया। सिर्फ डाकुओं का नेता ही नहीं, बल्कि वहाँ मौजूद हर व्यक्ति स्तब्ध रह गया। अब वे पूरी तरह भड़क चुके थे और आदेश था कि उसे मार डालो। एक योद्धा बिना झिझक उसके ऊपर कूद पड़ा, लेकिन नायक ने उसकी तलवार को बीच से काट दिया। फिर उसकी नाक पर कोहनी मारी और वो भी खत्म हो गया। एक और आदमी पीछे से हमला करने की कोशिश करता है, बिना ये समझे कि वो खुद कितने बड़े खतरे में है। लेकिन आखिरी क्षण में हमारे नायक ने अपनी तलवार का रुख बदल दिया। नतीजा ये हुआ कि आदमी के कंधे पर सिर्फ एक हल्की खरोंच आई। फिर शोक कांसन ने उसका सिर पकड़कर जमीन पर दे मारा, लेकिन अब हमारे नायक का धैर्य टूटने लगा था। इस बार 3 लोग एक साथ उस पर टूट पड़े। नायक ने अपनी तलवार वापस रख दी। फिर उसने पोर्टल खोलकर एक वस्तु निकाली। उसके हाथ में एक ढाल आ गई। जंगल के बीच कोई व्यक्ति ये सब ध्यान से देख रहा था। उसने देखा कि पूरा समूह बुरी तरह पिट रहा है। उसके लिए आदेश पूरा करना आसान होता अगर वो सीधे लक्ष्य को मार देता, लेकिन शायद उसका एक पैर काट देना भी काफी होगा। वो आदमी झाड़ियों से बाहर निकला। ट्रे खान ने उसे आते देखा और पहले उसे कोई सुरक्षा अधिकारी समझ बैठा, लेकिन देखने से ही साफ था कि ये आदमी बाकी सबसे कहीं ज्यादा खतरनाक है। समूह के लोग उसे अपना गिल्ड मास्टर कहकर बुला रहे थे। कुछ चोर तो खुद हैरान थे, जैसे उन्होंने भी इस आदमी को पहले कभी नहीं देखा हो। गिल्ड मास्टर ने हमारे नायक से पूछा कि क्या इस पूरे हंगामे का जिम्मेदार वही है, लेकिन इससे पहले कि वो समझा पाता कि लड़ाई उन्होंने शुरू की थी, चोए हैंसन ने एक तलवार का वार रोक लिया। ये आदमी बाकी सबसे कहीं ज्यादा ताकतवर था। हमारे नायक को पीछे धकेल दिया गया। गिल्ड मास्टर को उम्मीद नहीं थी कि कोई रुकी उसके वार को रोक पाएगा, खासकर ऐसा व्यक्ति जिसने दूसरी क्लास एडवांसमेंट भी पूरी नहीं की हो। ऐसा आदमी तो इस डंजन में होना ही नहीं चाहिए था, लेकिन यही बात उसे सबसे ज्यादा अपमानजनक लग रही थी। गिल्ड मास्टर ने कहा कि वो चाहता था कि ये मामला जल्दी खत्म हो जाए,
लेकिन अब उसे संतुष्टि तभी मिलेगी जब वो उसका एक हाथ काट देगा। वो पूरी ताकत के साथ हमारे नायक पर झपटा, लेकिन एक बार फिर उसका वार रोक लिया गया। ची कुंग ने बिना किसी कठिनाई के उसकी तलवार को मोड़ दिया। हमारे नायक को मानना पड़ा कि ये आदमी सचमुच ताकतवर है। वो उन छोटे मोटे गुंडों जैसा बिल्कुल नहीं था। उसकी ताकत और गति दोनों नायक से अधिक थी। उसकी तलवार वैम्पायरिक तलवार से भी तेज थी। अच्छा हुआ कि उसके पास ढाल थी। तभी नायक को एहसास हुआ कि उसे खुद समझ नहीं आ रहा कि वो इस मुसीबत में फंसा कैसे। ट्रॉय हानुंग ने फैसला किया कि उसे यहाँ से निकलना होगा, इसलिए उसने फायर स्पीयर बुला लिया। गिल्ड मास्टर को इसकी भनक तक नहीं लगी। अगले ही पल एक भीषण विस्फोट हुआ। हमारे नायक ने उसी मौके का फायदा उठाकर भागने की कोशिश की। गिल्ड मास्टर अभी भी जिंदा था, हालांकि उसके बाल जल चुके थे। कोई कुंग ये देखकर प्रभावित हुआ कि वो आदमी इतनी खतरनाक चोट झेल कर भी बच गया। अब तलवारबाज का धैर्य भी जवाब दे चुका था। वो एक ही पल में दूरी मिटाकर सामने पहुंचा और तलवार से वार कर दिया। नायक ने फिर भी अपनी ढाल से उसे रोक लिया, लेकिन वो वार सीधा मौत दे सकता था। जमीन पर गिरते हुए उसने फिर एक फायर स्पीयर बुलाया और इस बार आदमी पीछे की ओर छलांग लगाकर बच गया। दोनों एक दूसरे को घूरने लगे, लेकिन राहिरों के पास एक और योजना थी। फायर स्पीयर जमीन पर गिरा और एक घना धुएं का पर्दा बन गया। एक पल के लिए गिल्ड मास्टर भ्रमित हो गया, लेकिन उसने अंधाधुंध वार किया और ढाल से टकरा गया। उसे खुशी हुई कि उसने अपना लक्ष्य ढूंढ लिया है। वो दोबारा हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन लड़का एक तरफ हट जाता है। तभी हमारे नायक को एहसास होता है कि उसका प्रतिद्वंद्वी उसे मारने की कोशिश नहीं कर रहा। ट्रॉय कुनसुंग ने ढाल अपनी पीठ पर बांधी और एक और फायर स्पीयर बना लिया, जिससे दोनों के बीच फिर एक विस्फोट हुआ। एक बार फिर पूरा इलाका धुएं से भर गया, इसलिए उसे अगला वार दिखाई नहीं दिया। इसी मौके का फायदा उठाकर ट्रॉय कानुंग ने बिक्री मेन्यू खोल लिया। उसे वो वस्तु मिल गई जिसकी उसे तलाश थी, एक ऐसी किताब जो 60 सेकंड के लिए उसकी सभी क्षमताओं को 50% बढ़ा देती थी, लेकिन उसकी कीमत 20 बिलियन पॉइंट्स थी। जैसे ही उसने खरीदारी की पुष्टि की, किताब उसके हाथों में आ गई। उसने तुरंत वो स्किल सीख ली। उसका असर उसी क्षण उसके पूरे शरीर में महसूस होने लगा। तभी गिल्ड मास्टर फिर सामने आ गया। उसे लगा कि उसका लक्ष्य आखिरकार हार मान चुका है, लेकिन हमारे नायक के पास सिर्फ 60 सेकंड थे। वो एक भी पल बर्बाद नहीं कर सकता था। उसी समय गिल्ड मास्टर पूरी रफ्तार से उसकी ओर झपटा। कोई कुंग उसे एक ही वार में खत्म करने के लिए तैयार था, लेकिन तभी ली शुई दोनों के बीच आ खड़ी हुई। पहली नजर में हमारा नायक उसे पहचान ही नहीं पाया। गिल्ड मास्टर को ये तक एहसास नहीं होता कि उसके हथियार के सिर्फ एक वार से उसकी तलवार 2 टुकड़ों में कट चुकी है और वो अगले हमले पर कोई प्रतिक्रिया भी नहीं दे पाता। हमारा नायक पूरी तरह हैरान रह जाता है। उसका प्रतिद्वंद्वी जमीन पर बेहोश पड़ा है। किहान को तो समझ ही नहीं आता कि अभी हुआ क्या है। दूसरी तरफ ली हमारे नायक को पहचान लेती है। वो कहती है कि पिछली बार जब वे मिले थे तब वो उससे कुछ ज्यादा ही रूखा व्यवहार कर गई थी। हमारा नायक धीरे धीरे उसे याद करने लगता है। ट्रॉय कुनान के दिमाग में उस लड़की की याद कौंधती है जिसने उसे वो दुर्लभ पोषण दिया था। अब उसे वो साफ साफ याद आ जाती है। नायक बिना समय गवाए ली का धन्यवाद करता है, लेकिन टीम लीडर माफी मांगते हुए कहती है कि वो शुरू से सब कुछ देख रही थी। ये सुनकर हमारा नायक चौंक जाता है। लड़की बताती है कि घात लगाकर किए गए इस पूरे हमले की शुरुआत से ही वो सब पर नजर रख रही थी। उसकी हर बात के साथ चोय हुनसम और भी ज्यादा उलझन में पड़ता जाता है। मुस्कुराते हुए ली कहती है कि ये सभी लोग अपराधी हैं। हमारा नायक सोचता है कि शायद वो उनकी करतूतों की गवाह बनकर आई थी, लेकिन बात वैसी नहीं है। वो तो बस ये देखना चाहती थी कि उसकी असली काबिलियत कितनी है। एक बार फिर तनुंग पूरी तरह उलझ जाता है। लड़की फैसला करती है कि वो सब कुछ शुरुआत से बताएगी। वो अपना परिचय ली शुई के रूप में देती है, जो हीरो एसोसिएशन की सुरक्षा प्रमुख है, और बताती है कि वो डाकुओं का पीछा नहीं कर रही थी, वो तो नायक का पीछा कर रही थी। लेकिन अभी वो इस बातचीत को डंजन के बाहर जारी रखना चाहती है। सबसे पहले वो इन अपराधियों से इस जगह को साफ करना चाहती है, और नायक उसकी बात मान लेता है। कुई हुनांग पूछता है कि क्या इन लोगों के अपराधों का कोई पुराना रिकॉर्ड है। ली कहती है कि कोई पक्का सबूत नहीं है, लेकिन कई लोगों के गायब होने के मामलों में इनके नाम जुड़े हुए हैं। लोग इसे गुमशुदगी कहते हैं, लेकिन असल आरोप हत्या के हैं। हालांकि नायक कहता है कि उसके साथ तो उनका ऐसा इरादा नहीं लग रहा था। ली भी इस बात से सहमत होती है।
दोनों फिर झगड़े की शुरुआत पर लौटते हैं। हमारा नायक जानना चाहता है कि वे ऐसा क्यों करेंगे और यही बात ली भी पता लगाना चाहती है। एक छलांग लगाते ही लड़की गायब हो जाती है। ली गिल्ड लीडर के पास लौटती है और कहती है कि उसे पता है वो जाग चुका है। आदमी जमीन पर पड़ा रहता है तो वो चेतावनी देती है कि उसका हिंसा करने का मन नहीं है। फिर उसे हल्का सा वार करती है। अगले ही पल वो आदमी जाग उठता है। ली कहती है कि अगर वो खुद ही उठ जाता तो उसके लिए ज्यादा आसान होता। वो घात लगाकर किए गए हमले की वजह जानना चाहती है। आदमी कहता है कि वह तो सिर्फ अपने गिल्ड के सदस्यों की रक्षा कर रहा था जिन्हें पीटा जा रहा था। वो दावा करता है कि एसोसिएशन के एक सदस्य ने बिना वजह उस पर हमला किया और बेहोशी की हालत में उसे घायल कर दिया। वो पुलिस बुलाने की धमकी देता है, लेकिन ली पूछती है कि अगर वो सच में बेहोश था तो उसे कैसे पता कि वो एसोसिएशन से है। ये सुनते ही वो आदमी चुप हो जाता है और हकलाने लगता है। ली अपना भाला उसके चेहरे की ओर तान कर उसे बेवकूफ कहती है और फिर स्थिति को थोड़ा समझाने का फैसला करती है। वे दोनों अभी डंजन के अंदर हैं। यहाँ हुई किसी भी चीज का कोई सबूत नहीं है, इसलिए उसे ये सोचना छोड़ देना चाहिए कि ट्रॉय हैसन उसकी कहानी की पुष्टि करने के लिए पुलिस के पास जाएगा। ये सुनकर हमारा नायक भी चुप हो जाता है। ली सलाह देती है कि अगर वो नहीं चाहता कि ये गोब्लिन डंजन उसकी कब्र बन जाए तो बेहतर होगा कि वो सच बोलना शुरू कर दे। कम से कम एक जिंदा गवाह होता तो उसके लिए बात आसान हो सकती थी। लेकिन वो आदमी जिद्दी निकला। वो चिल्लाने लगता है कि एसोसिएशन का कोई सदस्य किसी को धमका नहीं सकता। साफ था कि उसे अपनी हालत का बिल्कुल अंदाजा नहीं था। ली विनम्रता से कहती है कि उसे कुछ देर अकेला छोड़ दिया जाए। जाहिर है वो मान जाता है। वो उससे बाकी डाकू